जैकोबियन एज के बहुत ही फेमस प्ले राइटर एंड द पोइट यानी बेन जॉनसन। आज हम बेन जॉनसन के वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। जेम्स वन के टाइम पे ये बहुत ही फेमस जो है प्ले राइटर रहे और पोइट रहे और शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। तो आपने सुना होगा कि शेक्सपियर की इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड और बहुत ही फेमस राइटिंग ने बेन जॉनसन को एक्लिप्स कर दिया था। पर बेन जॉनसन की अपनी राइटिंग और उनका एक अपना स्कीमेटिक वे उन्हें फेमस करता है। तो बेन जॉनसन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जिसको आफ्टर विलियम शेक्सपियर के ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जेम्स वन के टाइम पे जाना जाता था। इनके फेमस राइटिंग है जैसे आज हम डिस्कस करेंगे जिसे दैट इज़ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जिसे इन्होंने एक सेट्रिकल प्ले है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसको 1598 में लिखा था इन्होंने। इसके साथ साथ और जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, द वॉलपोन और द फॉक्स, ये इनकी और फेमस राइटिंग है। द आल्केमिस्ट हो गया, बार्थोलोमेव फेयर हो गया, और साथ ही साथ लिरिक और एपिग्रामेटिक पोइट्री भी ये बहुत अच्छी लिखा करते थे। पर जिस वर्क को हम डिस्कस करेंगे वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। यहाँ पे आपको ह्यूमर का मतलब जो है वो देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमर का मतलब यहाँ पे कोई हंसी या फिर मजाक है, नहीं। तो इस तरह के वर्ड को जो है एक स्पेशलिटी देना वो यहाँ पे बेन जॉनसन ने किया है। तो ह्यूमर ही हम इस राइटिंग में देखने वाले हैं, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ह्यूमर का मतलब है क्या। तो सिंपल अगर बात करते तो ह्यूमर को हम बोलेंगे दैट इज़ द डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट। यानी कोई भी जो हमारे पास कैरेक्टर है, मान लो ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के अंदर जो भी डोमिनेंट ट्रेट है यानी जो मेन गुण इसके अंदर है, डोमिनेंट मीन्स जो मेन है, रिसेसिव उसके बाद। तो डोमिनेंट ट्रेट जो है इस कैरेक्टर का, वो इसके बिहेवियर को सेट करेगा एंड दैट इज़ द ह्यूमर, वो इसका ह्यूमर होगा। तो सिंपल ह्यूमर को हम बोले तो डोमिनेंट ट्रेट होता है और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरेक्टर, वो एक सच में एक कैरेक्टरिस्टिक होगा किसी कैरेक्टर का दैट ड्राइव्स देयर बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन, जो कि उसके बिहेवियर को पूरी कहानी में जो है वो मूव करवाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ह्यूमर का मतलब, इट मीन द डोमिनेंट ट्रेट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरेक्टर दैट ड्राइव्स द बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर। ये कंसेप्ट इतना सिंपल नहीं है जैसे आप इसे बोलो इज़ अ फनी है या फिर अम्यूजिंग कंसेप्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। डोमिनेंट ट्रेट होना चाहिए ह्यूमन होने के लिए, जो कि सेंट्रल हम बोल सकते हैं। और इसी डोमिनेंट ट्रेट को अगर एग्जैगरेट कर दिया जाए, मान लो कोई एक कैरेक्टर है, उसके अंदर एक डोमिनेंट ट्रेट है यानी उसके अंदर मेन जो है उसके गुण ऐसे है, तो हम बोलेंगे ठीक है दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमर इसके अंदर है। 4 तरह के ह्यूमर बताए यहाँ पे बेन जॉनसन ने, तो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि डोमिनेंट ट्रेट जो है, मेन गुण जो होता है वो ही ह्यूमर फॉर्म करता है। अगर इसी डोमिनेंट ट्रेट को अगर एक्सटेंड कर दिया गया, एग्जैगरेट कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, तो हम उसे बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड, तब हम उसे बोलना शुरू करेंगे कि ठीक है अब यहाँ पे कॉमेडी आ गई। तो एग्जैगरेशन ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट दैट मेक्स द कॉमेडी, और ये है कॉमेडी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। एग्जैगरेशन फॉर कॉमिक इफेक्ट होता है। जॉनसन के प्ले में जो है वो कैरेक्टर्स आर ऑफ्टन डिफाइंड बाय दिस डोमिनेंट ट्रेट, तो उनका डोमिनेंट ट्रेट से ही कैरेक्टर को डिफाइन किया जाएगा एंड द पॉइंट ऑफ द कैरिकेचर भी कहते हैं इसे। पर कई जगह एग्जैगरेशन किया जाएगा और एग्जैगरेट किया जाएगा। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो उसी से ही कॉमेडी फॉर्म होती है। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान और रखना है कि कोई भी जो ह्यूमर होता है ऑफ ए कैरेक्टर, इट मीन द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर, वो प्लॉट के ऊपर असर लेके आएगा। प्लॉट मीन द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, किसी कहानी के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ कॉल्ड द प्लॉट। तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो प्लॉट की कनेक्टिविटी में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, किसी भी कैरेक्टर के अंदर अगर हम बोलते हैं कि उसके पर्टिकुलर बिहेवियर उसका ऐसा है, तो उसकी बेसिस पे हम उसके ट्रेट के वे पे डिफाइन करेंगे कि किस तरह से कितने तरह के ह्यूमर होते हैं। बेन जॉनसन ने वैसे 4 तरह के ह्यूमर बताए हैं कि 4 तरह के ह्यूमर होते हैं। द फर्स्ट इज़ द सैंग्विन, SANGUINE, द सेकेंड इज़ द कॉलरिक, टेंशन मत लो, इसे आगे मैंने कवर कर रखा है बिल्कुल अच्छी तरह से स्लाइड में, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ द मेलनकोलिक, और उसके बाद फेल्गमिक और फेल्गमेटिक। तो इस तरह के 4 ह्यूमर है। तो बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था, जो एवरी मैन इन इस ह्यूमर है यानी हर जो इसमें इंसान है वो अपने मेन कैरेक्टर को लीड कर रहा है, यानी अपने कैरेक्टर को, डोमिनेंट ट्रेट को जो है वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। इसी डोमिनेंट ट्रेट को एक दो जगह, कई जगह कहानी में एग्जैगरेट किया गया है टू मेक द कॉमेडी। तो
ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, दैट इज़ द एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इट मीन दैट एवरी मैन इन इज फुल फेम, इट मीन द फुल कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट। अब शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बायोग्राफी ऑफ द बेन जॉनसन, जो कि देखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें पता है बेन जॉनसन एक इंग्लिश प्ले राइट एंड द पोइट थे, बहुत ही फेमस। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद ब्रिक लेइंग का काम शुरू किया। 1594 में इन्होंने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कर लिया और 1597 में उसे छोड़ के जब ये वापस आए तो इन्होंने पहला वर्क लिखा था। दिस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि शेक्सपियर इज़ ऑलरेडी राइटिंग द सेम पीरियड और बहुत ही फेमस थे शेक्सपियर के ड्रामा इस टाइम पे। तो 1597 में जो है जब ये वापस आए मिलिट्री से तो इन्होंने पहला कंट्रोवर्शियल वर्क लिखा जिसके ऊपर बैन इम्पोज कर दिया गया और आज भी इसकी एक भी कॉपी नहीं मिलती है। द आइसल ऑफ द डॉग्स, इसको हम बोलते हैं द आइलैंड ऑफ द डॉग्स। कंट्रोवर्शियल वर्क था, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक अगले साल उन्होंने एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखा जो कि बहुत ही फेमस हुई ये राइटिंग, और आज हम इसी वर्क को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसने ह्यूमर के कंसेप्ट को यहाँ पे रखा। और एक लीडिंग जो फ्रेम होता है, और मैंने बोला जिस तरह से जो मेन कैरेक्टर होता है जिसको रिसेसिव ना होके डोमिनेंट ट्रेट होना चाहिए, वहाँ से ह्यूमर को डिफाइन किया गया। और लेटिन कॉमेडी को पहली बारी इंग्लिश स्टेज पे उतारा गया था। तो लॉर्ड चैम्बरलेन वालों ने इसे परफॉर्म किया था। लॉर्ड चैम्बरलेन यानी शेक्सपियर की कंपनी थी, जो एक्टर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया। और 1605 में जॉनसन जेम्स वन के टाइम पीरियड आ गया क्योंकि देखो एलिजाबेथन एज जो है वो 1603 तक रही। अप टू दैट अगर प्रिसाइसली बात करते हैं तो 24 मार्च 1603 तक जो है हमारे पास एलिजाबेथन एज थी। इसके बाद जेम्स वन बैठे गद्दी पे, तो हम बोलते हैं जैकोबियन एज है। और जैकोबियन एज में जो है बेन जॉनसन को एक अच्छा फेम मिला। सबसे ज़्यादा फेम इनका इसीलिए से जैकोबियन एज के मेन ड्रामेटिस्ट जो सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट रहे वो बेन जॉनसन रहे। इनके टाइम पीरियड पे इन्हें मास्क राइटिंग का भी काम दिया गया। मास्क राइटिंग का सिंपल मतलब होता है कि क्या करना है कि रॉयल कोर्ट के लिए आपको कुछ क्वासी ड्रामेटिक वर्क लिखना है। किस तरह का ड्रामेटिक वर्क जो कि पूरा ड्रामा ना हो पर जिसके अंदर गाना भी हो, डांस भी हो, जिसे रॉयल कोर्ट में परफॉर्म किया जा सके, तो वो लिखने लग गए। इसके बाद चार्ल्स वन का एज आया, इनका फेम जो है वो गिरने लग गया। बट स्टिल जेम्स वन के टाइम पीरियड पे इन्होंने बहुत ऊंचाई देखी और 1637 में इनकी डेथ हो गई। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का, तो सबसे पहले एलिजाबेथन एरा में एलिजाबेथन एरा के टेल एंड पे लिखा गया था, यानी बिल्कुल बिल्कुल एट द एंड में, दैट इज़ द टेल एंड, बिल्कुल एंड टाइम पे लिखा गया था ये, क्योंकि 1597 और एलिजाबेथन एज 24 मार्च 1603 को ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जेम्स वन आए और जेम्स वन के टाइम पे इनको बहुत एक स्पेशलिटी मिली क्योंकि उन्होंने आर्ट फॉर्म एंड कोर्ट और रॉयल कोर्ट और साथ ही साथ आर्ट, इन दोनों को एवरेज किया, पास लेके आए। तो कोर्ट के अंदर जो है आर्ट और एस्थेटिक जैसी वैल्यू को इन्होंने जन्म दिया। एलिजाबेथन एरा जो है गोल्डन एज मानी गई थी ब्रिटेन में, और उसी एज को जो है आगे एक्सटेंड किया जेम्स वन के टाइम पीरियड पे। माना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों के कन्फ्लिक्शंस चल रहे थे, जो कि आपके प्रोटेस्टेंट और द एज ऑफ प्रोटेस्टेंट के टाइम पे जो राइटिंग आएगी वो भी देखोगे आप। ठीक है, तो यानी इस टाइम पे कन्फ्लिक्शंस चल रही हैं ऑलरेडी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, बट स्टिल द राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ह्यूमर जैसे कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम देखने को मिला इन आर्ट्स। अब ये स्लाइड भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो अदर बुक्स दैट वन इज रिलेटेड टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इस टाइम की और भी जो बुक्स हैं, सबसे पहले कुछ राइटिंग जो है ग्रीक न्यू कॉमेडी के पैटर्न से उठाई गई थी राइटिंग। बेन जॉनसन ऑल्सो डिफाइन हिज प्ले एज मच बाय व्हाट इट वाज नॉट एंड व्हाट इट वाज। ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं है वो भी ये है, इस तरह का कंसेप्ट इसमें रखा गया था। द चूजिंग टू द पोर्ट्रेट ऑफ द रियलिज्म और द रियलिस्टिक फेज ऑफ द लंडन लाइफ के एक रियलिस्टिक फेज को दिखाया गया था। And running throughout the play is a gesture towards the contemporary. For example, the lines from the Thomas Kidd के Spanish tragedy से भी कुछ lines ली गई थी. Every man in his humor is quintessential. It means that very important example of the comedy of humor. तो comedy of humor का सबसे important concept है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें doctrine of humor दिखाया गया है और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. It means the doctrine concept of humor. कि ह्यूमर का एक अलग से कंसेप्ट दिखाया गया इसमें। देखो कैरेक्टर इज मेड टू रिप्रेजेंट द जॉनसन ऑड वर्ड, समवन इज ए पेक्यूलर क्वालिटी एंड द क्लोजली सिनोनिमस एंड द ह्यूमर पॉपुलर एट द टाइम। तो इंडिविजुअल के हेल्थ को भी डिफाइन किया गया इसी चार ह्यूमर के बेस पे। फाइंड बैलेंस ऑफ द फोर ह्यूमर,
4 ह्यूमर है और इन चारों ह्यूमर का एक कॉम्बिनेशन इंसान के अंदर होना चाहिए। कोई भी एक ह्यूमर अगर बढ़ने लग जाए तो इंसान का नेचर जो है, जो डोमिनेंट ट्रेट है, वो उसके हिसाब से बदल जाता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर आपको टफ लग रहा है तो। सबसे पहले देखो 4 तरह का ह्यूमर जो बताया है, यानी एक जो डॉक्ट्राइन, ये याद रखना, दिस इज द डॉक्ट्राइन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमर। तो ह्यूमर का एक तरह से डॉक्ट्राइन कंसेप्ट है। ये 4 कौन कौन से, दैट इज द ब्लड, एक तरफ लिख लेते हैं, दिस इज द ब्लड। सेकेंड वन इज द फैलगम, फैलगम मीन्स द म्यूकस, ठीक है, जो अंदर, दैट्स द पैटर्न ऑफ सेइंग द बेलगम, दैट इज द फैलगम। तो म्यूकस है यानी, और उसके बाद ब्लैक बाइल एंड द येलो बाइल। बाइल लीवर जूस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द बाइल, तो ब्लैक बाइल, और उसके बाद येलो बाइल। ये सब हमारे शरीर के अंदर है। ब्लड पता ही होगा, फैलगम आपको पता है म्यूकस होता है, यानी जो नाक से निकलता है हमारे एक तरह का, उस तरह का, दैट इज द फैलगम, ठीक है, वो फैलगम है। उसके बाद बाइल जूस जो कि लीवर निकालता है, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है शरीर के अंदर। और अगर एक भी चीज़ इसमें बढ़ने लग जाए तो वो डोमिनेंट ट्रेट फॉर्म करेगी और उस तरह का इंसान का नेचर हम बोल सकते हैं। तो एक बायो पर्सपेक्टिव से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को डिज़ाइन किया गया है। तो बायो पर्सपेक्टिव से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को डिज़ाइन किया गया है और यही खासियत रही है बेन जॉनसन की। जैसे एक एग्जांपल दे रखा, अगर येलो बाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पर्सन का नेचर जो है वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा, जिसे कहते हैं कॉलरिक। तो जॉनसन इज मोर इंटरेस्टेड इन द डोमिनेंस ऑफ द वन पर्टिकुलर थॉट ऑफ द फीलिंग और द कैरेक्टर ट्रेट। तो ट्रेट को डिफाइन किया गया थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 ह्यूमर, दैट इज द ब्लड, फैलगम, ब्लैक बाइल एंड द येलो बाइल। ठीक है, ये सब आपको लिखना है पेपर में, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स हैं। फुल टाइटल इज दैट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स एंड द 1598 सेटिंग इज लंडन, फर्स्ट परफॉर्म इन 1598। इंग्लिश रेनेसा का पार्ट है, यू नो द मीनिंग ऑफ द रेनेसा, मीन्स द रिवाइवल और द रीबर्थ और द रिफॉर्मेशन। इट मीन दैट वी आर एंजॉइंग द होमोसेंट्रिक आइडिया, यानी ह्यूमैनिटी को एंजॉय करना है। एंड दिस सडन शिफ्ट फ्रॉम द थियोसेंट्रिक अप्रोच से होमोसेंट्रिक अप्रोच तक मूव करना, दिस इज कॉल्ड रेनेसा। थियोसेंट्रिक मतलब रिलीजन की तरफ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की तरफ, मोरालिटी की तरफ नहीं जबकि ह्यूमैनिटी की तरफ, दिस इज रेनेसा। कॉमेडी है, बिल्कुल सही, तो फ्रेश एंडिंग है इसकी और कंबाइंड और बेंडेड एंडिंग है। तो लंदन में सी सेटिंग रखी गई है और बस बाकी तो हम देखेंगे। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रामा, ड्रामेटिक राइटिंग। एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो एक्स्ट्रा क्रेडिट अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले द बार्ड ऑन स्टेज। तो विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग है, दैट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर थ्रू विद द रोल ऑफ फॉर द डिबेट, देख लेना है आप कैसे देखते हो इसे नॉर्मली। इसके बाद हमारे पास अगर ग्रेट माइंड्स है, द शेक्सपियर एंड द जॉनसन डेफिनेटली न्यू ईच अदर। ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर है और उसके साथ साथ जो बेन जॉनसन है, दोनों कंटेम्प्रेरी है, एक ही टाइम पीरियड के थे, तो एक दूसरे को वो जानते थे। और ये कहीं ना कहीं इस राइटिंग में भी, जैसे कि वन कंटेम्प्रेरी जो है थॉमस फ्यूलर, जिन्होंने इन दोनों जो दो मैन हैं इनके पर, दैट वुड स्पेंड मैनी आवर्स डिबेटिंग इन द लंदन मरमेड द टैवर्न। यहाँ पे एक कंटेम्प्रेरी था थॉमस फ्यूलर नाम का, उसने बताया था कि उसी के राइटिंग और उसी के वर्क के थ्रू हमें पता चलता है कि शेक्सपियर और जॉनसन दोनों ने आपस में, वो कंटेम्प्रेरी थे, इसके साथ साथ जो है उन्होंने आपस में बहुत सारा जो है टाइम डिबेट इन सब में निकाला था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इंटरेस्ट के लिए तो सही है। बेन जॉनसन ने डिफाइन करा था ह्यूमर के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है कि ह्यूमर का मतलब यहाँ पे कोई भी फ़नी और अम्यूजिंग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, द फर्स्ट इज दैट डोमिनेंट ट्रेट। जो डोमिनेंट ट्रेट है किसी कैरेक्टर का, वो एज एन उसके बिहेवियर को शेप करते हैं और वो ही हमारी इस, यानी जॉनसन की तरफ से, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमर। तो उसी को आपको ह्यूमर समझना है और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि जैसे कि जॉनसन का जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज रिगार्डिंग टू द ह्यूमर, जहाँ पे बताया था डोमिनेंट ट्रेट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरेक्टर दैट ड्राइव्स द बिहेवियर और द इंटरेक्शन। तो यानी जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो उस मेन कैरेक्टर को जो है वो ड्राइव करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमर। अब इसके रिगार्डिंग 3 बातें हैं। सबसे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर और द ट्रेट, यानी सिंपल मतलब ये है, ह्यूमर क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर और जो मेन हम बोले, या फिर एक तरह से जो द मेन एसेंस है, या फिर नटशेल, यानी जो सेंट्रलिटी ऑफ किसी कैरेक्टर की, दैट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, और वो ही उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और इसी के थ्रू
कैरेक्टर को जो है वो प्लॉट में फिक्स किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात बताई गई है, जैसे कैरेक्टर विद ए सैंग्विन दैट ह्यूमर माइट बी एक्सेसिवली द चीयरफुल। अगर ह्यूमर का जो बेंड है वो अगर एक्सेसिव चीयरफुल की तरफ मूव हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है सैंग्विन आ गया। सैंग्विन का सिंपल मतलब होता है जो चीयरफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के कैरेक्टर। तो अगर डोमिनेंट ट्रेट में एक्सेसिवली चीयरफुल जैसी क्वालिटी आनी शुरू होगी तो हम उसे सैंग्विन के अंडर ले लेंगे। नहीं तो फिर अगर उसके अंदर अगर सोशलेबल या फिर कोई थोड़ा सा डिप्रेस्ड लाइक या रिफ्लेक्टिव या सोम्बर टाइप लाइक अगर वो आए तो हम उसे मेलनकॉलिक में ले लेंगे। ये अगली स्लाइड में मैंने और अच्छी तरह से समझा रखा है। इसी डोमिनेंट ट्रेट को अगर कई जगह एग्जागरेट कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो वो कॉमिक सीन को ऐड कर देता है। ऐसे इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट, तो प्लॉट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर कोई कैरेक्टर जो कि पर्सनल गेन के ऊपर ही बात कर रहा हो और वो पूरी कहानी में जो है वो ये कीजिए चलो कि किस तरह से वो फ़ायदा कमाए या किस तरह से वो अपने अपने बारे में सोचे, तो हम इस तरह के उसको कॉलरिक के अंडर कंसिडर करते हैं। तो यानी कैरेक्टर और कैरेक्टर का जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके थ्रू जो है जो बेन जॉनसन ने हमें बताया कि किस तरह से हमें कहानी और प्लॉट को हम और बेहतर तरीके से उसके फाइबर को समझ सकते हैं। जॉनसन ने 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर की यहाँ बात करी, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब हम कहानी करेंगे तो आपको एंड में मैं पूछूंगा कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो किस कैटेगरी में जो है वो फिट होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ ए सैंगवाइन। सैंगवाइन का सिंपल मतलब होता है दैट इज़ ए लाइवली ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशलेबल डिस्पोजिशन, यानी जो चीयरफुल हो और जो फुल ऑफ एनर्जी हो, तो हम उसे सैंगविन के अंडर लेते हैं। तो ऐसे दैट इज़ लाइट हार्टेड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप। इस तरह का जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा, बाकी लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ेगा। अगर इस तरह के नॉवल में और अगर आपको कोई इस तरह का कैरेक्टर दिख रहा है तो आपको सिंपल उसे कैटेगराइज करना है यानी सैंगविन के अंडर। यानी सिंपल मतलब है सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से बिल्ड करेगा। तो जब हम ये कहानी करेंगे जैसे कि आज जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, तो इसमें आपको एंड में बताना होगा या नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो किस उस टाइप ऑफ ह्यूमर के अंडर आता है। द सेकेंड इज़ द कॉलरिक। अब कॉलरिक क्या, दैट इज़ द पैशनेट एम्बिशियस एंड क्विक टेम्पर्ड पर्सनैलिटी। जो पैशनेट हो, एम्बिशियस हो, अपने बारे में ज़्यादा सोचे और क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लग जाए, इस तरह का एग्रेसिव में मिलेगा, रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टर का होगा। और इमोशनली वॉलेटिलिटी उसमें देखा जाएगा कि मतलब एक तरह से फिक्स नहीं होगा, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, बहुत जल्दी भड़क जाएगा। तो इस तरह का जो है होता है ह्यूमर, बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग हम उसको कॉलरिक ह्यूमर के अंडर कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द मेलनकॉलिक, जो कि कंटेम्पलेटिव, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिजर्व्ड, अपने आप को दूसरे के आगे बिल्कुल सामने रखते नहीं है, इंट्रोस्पेक्टिव, अपने आप पे ज़्यादा अंदर ही अंदर खुद में घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर खुद से बात करते हैं, यानी बहुत कम जो होता है सबके सामने आते हैं। इस तरह के कैरेक्टर को हम मेलनकॉलिक ह्यूमर के अंडर कंसिडर करेंगे। द नेक्स्ट इज़ द फेल्गमेटिक। फेल्गम इससे लिया गया है, ये थॉटफुल होते हैं और साथ ही साथ जो है दैट्स ऑफ दिस सब्टल काम, बहुत ही शांत होंगे इस तरह के कैरेक्टर, तो इसको फेल्गमेटिक। ये चार आपको याद रखना है, सैंग्विन, कॉलरिक एंड मेलनकॉलिक और फेल्गमेटिक। अब यहाँ से हम समरी की शुरुआत करेंगे। कुछ बातें बता दूँ मैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा है पर स्टिल हम बेन जॉनसन की राइटिंग को पढ़ रहे हैं। तो एक तरह का लेंस जो मैं आपको होल्ड करने के लिए यहाँ पे बताऊँगा जब आप कहानी की तरफ मूव हो रहे हो। तो फर्स्ट थिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर के नाम को आपको ध्यान से देखना है और वो कैरेक्टर के नाम जो है वो आयरॉनिकल है। और साथ ही साथ जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा भी दैट ह्यूमर, ह्यूमर को सेव करने के लिए, इवन ह्यूमर को प्रेजेंट करने के लिए और उसको सही तरह से उसको वैलिडेट करने के लिए कैरेक्टर के नाम भी उसके अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ दैट नो वेल, इसका मतलब क्या होगा, नो मतलब जानना, वेल यानी अच्छे से जानना, दैट इज़ द नोवेल। तो यहाँ पे कैरेक्टर में आपको नोवेल मिलेगा। पर क्योंकि कहानी में जो नॉवल है, जब आप नोवेल कहानी यानी कैरेक्टर के नाम की तरफ जाएंगे तो कहानी में जो कैरेक्टर का नाम है वो नोवेल है और सच में वो अच्छी तरह से जानने को लेके इच्छुक है। यानी जो भी कैरेक्टर है इसमें और जो चीज़ वो चाहते हैं, जो उनके अंदर ड्राइव है, और हमने ड्राइव के रिगार्डिंग ही ह्यूमर को स्टडी किया है, तो जो ड्राइव है उनके अंदर, उसी के थ्रू, उसी ड्राइव के थ्रू आयरॉनिकल वे से कैरेक्टर के नाम को रखा गया है। जैसे नॉवल हमारे पास इसी तरह का है, जैसे ब्रेन वॉर्म है,
लग रहा है दिमाग का कीड़ा हो। बिल्कुल सही, इस तरह से कहानी में भी इसका रोल भी कुछ इसी तरह का है। काफ़ी तरह से ये भेस बदलता है अपने और अलग-अलग फ़ॉर्म में और अलग-अलग वे में ये सामने आता है। तो इस तरह से ब्रेन वॉर्म ना ऐसे वेल ब्रेड यानी जो अच्छे उसमें हो, अच्छे ख़ानदान में वग़ैरह हो और सही जो सोचे या सही करे, तो इन सब के अंदर वो सारे जो हैं वो ड्राइव है और वो ड्राइव ही इनको लीड करवा रहे हैं, इसीलिए कैरेक्टर के नेमिंग जो है वो परफेक्ट है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन ने स्टार्टिंग में जो है वो इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्कुल प्रीफेस है या प्रील्यूड है या प्रोलॉग है, वो बिल्कुल सेट कर रखा है बिल्कुल सामने में। हर जगह अलग-अलग वे से बोलते हैं वो, जब हम समरी की तरफ मूव होंगे तो वो और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। पर ये आपको देखना है कि जो ड्राइव है और इसी ड्राइव के थ्रू जो है वो कैरेक्टर की जो नेमिंग है उसको यहाँ पे लेके आया गया है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। देखो सबसे पहले ये जो प्ले है दैट बिगिंस विद द प्रोलॉग, ये प्रोलॉग के साथ ये जो प्ले की है ये शुरुआत होती है। तो ये जो प्रोलॉग है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोलॉग को क्यों ऐड किया गया है। फर्स्ट थिंग अबाउट द डीड्स एंड द लैंग्वेज, कहने के बेन जॉनसन जो है वो बता रहे हैं हमें अबाउट द डीड्स कि किस तरह से जो इस कहानी में जो वर्क रखा गया है यानी उनका नेचर जैसा है, और लैंग्वेज जो यूज़ किया गया है। लैंग्वेज जैसे कि हमने अभी देखा था एक तरह से लेटिन से जो इंग्लिश कॉमेडी में इसको डाला गया है। तो पहले तो लैटिन लैंग्वेज में था, उसके बाद आपने इसे इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में भी इस ऑर्डर में लिखा है ताकि एक तरह से लैंग्वेज को बताया जा सके और उस लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कैरेक्टर के ड्राइव को प्रेजेंट किया जाएगा ताकि ह्यूमर जनरेट किया जा सके, क्योंकि राइटिंग का ही नाम है दैट एवरी मैन इज ह्यूमर। तो ह्यूमर जो है वहाँ पे मस्ट है। तो मस्ट के लिए पहले लैंग्वेज को क्लियर करना पड़ेगा, और ये जो लैंग्वेज यूज़ किया गया यहाँ पे इज़ अबाउट द एलिजाबेथन लैंग्वेज, यानी एलिजाबेथन एज का जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया गया ताकि एक बारी आपका लैंग्वेज का अगर अल्टीमेटम सेट कर दिया जाए तभी उसका डाउनफॉल या उसका एग्जेग्रेशन के थ्रू आप पता कर सकते हो जो कैरेक्टर है उसके अंदर कौन सा ह्यूमर है, साथ ही साथ कहाँ पे जो है कॉमेडी टच हो रही है। और इस तरह से प्ले में जो है वो पॉपुलर एरर को भी रखा गया है ताकि ये पता चल सके कि बिल्कुल लाइवली और कनेक्टेड राइटिंग हम पढ़ रहे हैं, और लाइफ जो है हमारी वो खुद भी इस तरह से ही है, यानी मे लाइक द मैन कि एरर है पर फिर भी वहाँ पे होप है कि इंसान जो बना हुआ है वो एरर के लिए बना हुआ है। और इस तरह से अगर आप पॉपुलर एरर के बेस पे अगर राइटिंग लिख रहे हो या एक ह्यूमन की क्वालिटीज़ को अगर दिखा रहे हो तो वही होमोसेंट्रिसिज्म होता है और वही रेनेसा लेके आती है। तो दिस इज़ द बेन जॉनसन्स रेनेसा। तो बेन जॉनसन का जो रेनेसा का कंसेप्ट है वो यहाँ पे साफ एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि पॉपुलर एरर दिखा रखा है और उसके बाद डीड्स एंड लैंग्वेज को सेट किया गया ताकि एक तरह से एलिजाबेथन रेनेसा को प्रेजेंट किया जा सके, और साथ ही साथ डीड्स एंड लैंग्वेज के थ्रू जो है वो एक तरह से ड्राइव को सेट किया जा सके ताकि रीडर एक अल्टीमेटम जनरेट कर सके कि ठीक है भाई इस लेवल से ऊपर अगर वो चीज़ जाती है दैट इट्स अबाउट एग्जैगरेशन, कि हम यहाँ पे एग्जैगरेशन बोल सकते हैं एंड दैट गोज टू दी कॉमेडी साइड। तो वो कॉमेडी साइड की तरफ लेके जा रही है, और इसी में हम फेल्केमेटिक देख सकते हैं, कॉलरिक देख सकते हैं, मेलनकोलिक देख सकते हैं, वो सब कुछ। तो इनकेस अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आए बेन जॉनसन के प्रोलॉग के ऊपर तो आप बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे। बाकी मैंने स्लाइड भी ऐड कर रखा है, वहाँ से भी आप देख के बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है एक्ट वन। जैसे ही एक्ट वन यानी आप इस पूरे प्ले को अगर ओपन करके रीड करते हो तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है दैट इज़ द ओल्ड नोवेल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट नोवेल। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करके देखते हो तो बिल्कुल सही है। नोवेल दिखाया जाएगा हमारे पास और उसका एक सर्वेंट है दैट इज़ द ब्रेन वॉर्म। तो नोवेल एक तरफ नोवेल लिख लो और दूसरी तरफ क्या है उसका सर्वेंट है ब्रेन वॉर्म। नोवेल मतलब जिसको सच में जिसके अंदर उत्सुकता हो कि वो चीज़ों को जाने, एंड ब्रेन वॉर्म सच में दिमाग का कीड़ा, वो ऐसा ही है सर्वेंट। और उसके बाद ओल्ड नोवेल का जो बेटा है उसका नाम क्या है, एडवर्ड। तो यहाँ बहुत सिंपल हो जाएगा, नोवेल यानी द मेन कैरेक्टर नोवेल। नोवेल मेन कैरेक्टर नहीं है, अभी जब हम ओपन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ द नोवेल। नोवेल है यानी जो जानने के लिए इच्छुक है, और सेकंड वन इज़ द ब्रेन स्टॉर्म, सॉरी ब्रेन वॉर्म, स्टॉर्म नहीं। तो ब्रेन वॉर्म मतलब दिमाग का जो कीड़ा, वो उसका सर्वेंट है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जो है वो उसका बेटा है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि जो नोवेल है वो अपने उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा भाई, वो खुश है अपने बेटे से या दुखी है। तो कहानी की शुरुआत में दिखता है कि बिल्कुल वो अपने बेटे से खुश है, पर वो साथ ही साथ उससे थोड़ा बहुत उदास है, और उदासी की वजह ये है कि एडवर्ड जो है वो पढ़ाई में तो सही है और इन दिनों वो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, पर वो आइडल पोइट्री को रीड कर रहा है, और पोइट्री का मतलब है दैट इज़ इमोशनल।
और इमोशन की तरफ मूव कर रहा है, और मानना है नॉवेल का इससे कुछ नहीं होता, पोएट्री पोएम वगैरह पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने में नोवेल का जो नेफ्यू है मास्टर स्टीफन, ठीक है, अब ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ स्टीफन। स्टीफन नेफ्यू है किसका? नोवेल का। तो अब नोवेल का नेफ्यू स्टीफन है, और वहाँ से उसके पास वो एकदम से एंट्री लेगा कहानी में, और वो नोवेल से पूछेगा क्या एडवर्ड जो है, एडवर्ड के पास बुक मिल जाएगी हंटिंग की बुक चाहिए किसको? स्टीफन को। तो दोबारा से नोवेल है, नोवेल के बेटे का नाम एडवर्ड है, और इस एडवर्ड के पास स्टीफन आता है। स्टीफन आके पूछता है, पर एडवर्ड तो मिलता नहीं है, तो वो नॉवेल से पूछता है कि क्या एडवर्ड के पास हंटिंग की बुक मिल जाएगी। पर नॉवेल जो है उसी टाइम पे अपनी नेफ्यू को बोलता है वेस्टफुल, कोई फ़ायदा नहीं है फालतू की पढ़ाई करने से। इतने में एक सर्वेंट, उसी टाइम सर्वेंट आता है। सर्वेंट का नाम मैंने बता दिया है कि नॉवेल का सर्वेंट का नाम क्या है? ब्रेन वॉर्म। तो ब्रेन वॉर्म आता है, और ब्रेन वॉर्म कहता है कि एक लेटर लेके आया होता है अपने हाथ में, और कहता है कि इसको सीक्रेटली जो है उसे पढ़ना है। मतलब वैसे उस टाइम पे जो लेटर होते थे उसको चुपके से ही पढ़ा जाता था। तो चुपके से पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि दैट जो लेटर है वो सीक्रेट है, और उसको ओपन करने की सिर्फ परमिशन जो है वो एडवर्ड के पास है, यानी एडवर्ड के लिए वो लेटर था। पर नॉवल क्या करता है, उसको खुद पढ़ने लग जाता है, ठीक है। और जब वो पढ़ता है तो उसमें वो लेटर किसकी तरफ से आया होता है? वेल ब्रेड की तरफ से। अब देखो, वेल ब्रेड यानी जिसकी परवरिश सही हो रखी हो, या जो सच में इस तरह का नेचर वाला हो। तो यानी वेल ब्रेड की तरफ से एक लेटर आया होता है, और वो लेटर एडवर्ड के लिए आया होता है, और लिखा होता है उसको कोई ओपन ना करे, बट स्टिल उसको जो है एडवर्ड के यानी जो फादर है वो ओपन कर लेते हैं। और उसमें वेलब्रेड लिखता है कि किस तरह से उसको बुलाया होता है। वेलब्रेड ने बुलाया होता है किसको? एडवर्ड को, कि एक काम करो, ओल्ड जेवरी यानी एक पुराने शॉप वगैरह और उस तरह की चीज़, वहाँ पे आ जाओ। एंड इट्स टोन ऑफ एंड द नॉवल, उसमें नॉवल की काफ़ी बुराई की होती है, यानी तुम्हारे फादर ऐसे हैं वैसे हैं फालतू के हैं, हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, तो काफ़ी कुछ बता रखा होता है। पर चुपके से जो है उसे वो नॉवल पढ़ लेता है, उसके बाद ब्रेन वॉर्म को दे देता है, जा ये लेटर मेरे बेटे को दे दे, एडवर्ड को। और जब नॉवल उस लेटर को रीड करता है तो उसे पता चल जाता है कि जो मेरा बेटा एडवर्ड है वो गलत संगत में जा रहा है, वो सही जगह नहीं मूव कर रहा, क्योंकि उस लेटर में बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। अब देखो, वेल ब्रेड, अब मैंने बोला था कैरेक्टर की डिमांड है वेल ब्रेड की, हर किसी के अंदर ड्राइव है, मैं बोल रहा हूँ, जो बनने की कोशिश। अब वेल ब्रेड जो है वो सच में उसे अच्छा होना चाहिए, पर वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर ड्राइव है, उस चीज़ को उसे करना चाहिए बट स्टिल नहीं है। नॉवेल वो जानना चाहता है, इसलिए देखना आप कहानी में वो स्पाई छोड़ेगा अपने बेटे के बारे में और ज़्यादा पता करने के लिए। ब्रेन वॉर्म, दिमाग में सच में उसके कीड़ा है, और वो उस चीज़ को लेके वो समझ नहीं रहा है। तो हर कैरेक्टर को इस तरह से प्लेस किया है बेन जॉनसन ने। एडवर्ड इज़ डिलाइटेड बाय द लेटर। अब एडवर्ड के पास जब वो लेटर पहुंचता है तो एडवर्ड बहुत खुश होता है, क्योंकि वो लेटर जो है वो वेलब्रेड ने लिखा होता है, और वेलब्रेड बोलता है कि स्टीफन के साथ जो है वो एक साथ मिलेंगे एल्सवेयर इन दिस सिटी। और इसी कहानी के पैरेलल एक और कहानी चल रही है यहाँ पे, बफनिश टाउन्समैन यानी दो बेवकूफ़ दिखाए गए हैं। एक का नाम है मास्टर मैथ्यू, तो मास्टर है और सच में इसमें मास्टर लाइक कुछ होगा नहीं। कॉल्स ऑन द कैप्टन बोगडिल, ठीक है, एक कैप्टन बोगडिल है, ब्रेगेट सोल्जर। सिंपल मतलब क्या है, जो ये बोगडिल है बिल्कुल ही बोगस है, एक तरह का कैरेक्टर का नाम भी उसी को उस पर रखा गया है, कि मतलब एक टाइम पे ये सोल्जर था पर इसके बस की कुछ भी नहीं थी। और मास्टर जो है मैथ्यू, वो आया है किससे मिलने के लिए? बोगडिल से। तो ये ध्यान रखना, मास्टर मैथ्यू बोगडिल से मिलने आया है। और बोगडिल कहाँ रह रहा है? पानी, कॉब के पास। कॉब वो जो पानी बेचते हैं उनके घर पे रुका हुआ है। तो मैथ्यू कोर्ट्स प्रिटेंशली दैट द थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी एंड कंप्लेन्स दैट द डाउन राइट। अब मैथ्यू आके वहाँ पे एक लंबी लाइन बोलता है, और वो थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी से लाइन को ली गई है। तो ये अगर आप यूजीसी नेटवेट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आपको भी ध्यान रखने के थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, जिसको और क्रिस्टोफर मार्लो ने भी, इवन शेक्सपियर के ऊपर भी रखी गई है कि काफ़ी जो प्लॉट है यहाँ से उठाए गए हैं। तो थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी से एक कोट उठाता है, और उस कोट को जो है वो बोगडिल को बताता है, बताते हुए कहता है कि डाउन राइट के लिए उसकी कंप्लेन है। वो डाउन राइट कौन है? वेल ब्रेड, ये जो वेल ब्रेड है इसका भाई है, यानी सौतेला भाई, हाफ ब्रदर जैसे बोलते हैं। तो डाउन राइट है, ये याद रखना। देखो, वेल ब्रेड से आप याद रख सकते हो जिसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए बट स्टिल नहीं है, और उसका जो भाई है उसका नाम क्या है? डाउन राइट, यानी वो राइट चीज़ को भी डाउन कर देता है। मैंने दोबारा बोला कैरेक्टर की प्लेसमेंट,
और ये डाउनराइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी भड़क जाता है, चीज़ों को बहुत कम सोच समझता है। तो आपको बताना मुझे 4 ह्यूमर में से ये कौन सी ह्यूमर के अंडर है। तो डाउनराइट जो है वेल ब्रेड का जो हाफ ब्रदर है रिसेंटली इंसल्टेड हिज फैशन सेंस। तो उसने इंसल्ट किया है, किसका इंसल्ट किया है? मास्टर मैथ्यू का। दोबारा आयरॉनिकल स्टेटमेंट, मास्टर मैथ्यू है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ हो, पर ये सारे बेवकूफ़ हैं। मास्टर मैथ्यू हो गया, कैप्टन बोगडिल हो गया, तो उसकी मतलब मास्टर मैथ्यू के फैशन सेंस की उड़ाई है किसने? डाउनराइट ने। इसीलिए वो जो है बोगडिल से मिलने आया है, यानी बोगडिल को बोलने आया है कि तुम कुछ करो। और तुम तो बोगडिल उसे कहता है तुम बिल्कुल सही जगह हो, वही बिल्कुल बढ़िया है, मैं तुम्हें तलवार से लड़ने की टेक्निक सिखाऊंगा, और जो कि तुम्हें आगे जो है वो डाउन राइट से बचा सकती हो, तुम डाउन राइट से बदला भी ले सकते हो। तो ये है एक्ट नंबर 1, बहुत ही सिंपल है। नोवेल, नोवेल का बेटा एडवर्ड, कहानी में कुछ नहीं है, नोवेल से शुरुआत होगी इस पूरे प्ले की, और एडवर्ड दिखाया गया है, और उसके साथ साथ ब्रेन वॉर्म दिखाया गया। एक लेटर आता है, लेटर किसकी तरफ से आता है? वेल ब्रेड की तरफ से। और वेल ब्रेड के भाई का नाम क्या है? डाउन राइट, ये याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। अच्छा, वेल ब्रेड की तरफ से लेटर आया तो जैसे नॉवेल पढ़ लेता है, और नॉवेल को लगता है कि जो उसका बेटा एडवर्ड है वो गलत संगत में है, इसीलिए वो अपने जो उसका जो सर्वेंट है ब्रेन वॉर्म उसको लगा देता है, ताकि पता करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पता करे कि एडवर्ड की संगत के बारे में। दूसरा पैरेलल सीन चल रहा है, और पैरेलल सीन में मास्टर मैथ्यू है, मैथ्यू बोगडिल के घर जाता है, और बोगडिल किसके पास रहता है? कॉब के पास, कॉब जो पानी का काम करते हैं। और मास्टर मैथ्यू बोलता है कि डाउन राइट, डाउन राइट अभी मैंने बताया वेल ब्रेड, वेल ब्रेड का भाई जो है वो डाउन राइट है। तो सिंपल है, याद करना, देखो वेल ब्रेड और इसका भाई डाउन राइट, दोनों एक जैसे सेंस है, सेंस यहाँ पे एक जैसा सेंस लग रहा है दोनों का, और दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है टुवर्ड्स दी, अगर हम बात करें बिहेवियर और कैरेक्टर से कनेक्टेड। जैसे डाउन राइट यानी वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को गलत कर देता है, गलत चीज़ों को भी मतलब सही चीज़ों को भी बिल्कुल गलत कर देता है। और वहाँ पे दूसरा हमारे पास एक और कैरेक्टर है, दैट इज़ वेल ब्रेड। तो और यहाँ पे कहानी फिर वो बोगडिल को के पास मास्टर मैथ्यू जाता है, मास्टर मैथ्यू जो है थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी की एक लाइन बोलता है, और उसके बाद बोलता है कि किस तरह से उसके इंसल्ट किया किसने? डाउन राइट ने, जो वेलब्रेड का भाई है। तो बोगडिल जो है जैसे बोगस से वो इस तरह से वो अपने उसके थ्रू वो कहता है कि मैं तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा, जबकि उसको आता खुद कुछ नहीं है। अब यहाँ से एक्ट 2 की शुरुआत होती है। देखो एक्ट 2 में एक और आपके पास एक नए कैरेक्टर, एक नई फैमिली आ जाएगी, दैट इज़ द काइटले फैमिली, है ना। तो दिस इज़ द काइटले फैमिली। अब तो आपको काइटले फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानना है, आपको दोबारा से कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत आराम से देखना है, ठीक है। तो काइटले फैमिली है, काइटले फैमिली में हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम काइटले फैमिली, और काइटले फैमिली में एक तो मिस्टर काइटले, और इसकी जो वाइफ है दैट इज़ डीन काइटले, ठीक है। तो याद रखना आपको डेम काइटले, और इसकी जो सिस्टर है दैट इज़ द ब्रिजिट, तो ब्रिजिट काइटले। तो काइटले फैमिली में मिस्टर काइटले और डेम काइटले, ठीक है, याद रखना डेम काइटले। तो अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कैरेक्टर के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आए बेन जॉनसन के, तो देखो काइटले फैमिली है, जो उसकी वाइफ है डीम काइटले। अगर आप डीम का मतलब अगर आप सर्च करने निकलोगे तो यानी अब अगर ब्रिटिश डिक्शनरी में अगर मूव करती है तो अ टाइटल गिवन टू ए वुमन एज एन ऑनर, कि कोई किसी को ऑनर की वजह से जो टाइटल मिलता है दैट इज डीम बिकॉज ऑफ समथिंग स्पेशल दैट शी हैज़ डन, अगेन एरोनिकल, कि मतलब कुछ अगर स्पेशल कोई वुमेन करती है तो हम उसे डीम बोलते हैं। तो यहाँ पे काइटले की जो वाइफ है वो डीम काइटले है, और कुछ स्पेशल नहीं कर रही है, यहाँ पे इसको कुकोल्ड के लिए पकड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे जो मिस्टर काइटले है उसको शक है अपनी वाइफ के ऊपर, कि जो भी उसके घर में जो आता है उसके वाइफ के जो है वो उल्टे सीधे जो है कनेक्शन है। तो मिस्टर काइटले अपने आप को यहाँ पे समझ रहे हैं कि वो कुकोल्ड है। अब देखो ये कुकोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो कुकोल्ड का सिंपल मतलब मैन हुज वाइफ इज सेक्सुअली अनफेथफुल। तो जो अनफेथफुल हो, सेक्सुअली अनफेथफुल हो, उसको हम कुकोल्ड बोलते हैं। तो ये कहानी में कैसे करना है, देखो ये जो काइटले, अब मेन उससे प्लॉट से हम कनेक्ट होते हैं। काइटले में डेम काइटले बिल्कुल जैसा नाम है और जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करना है, ये ड्राइव होता है। ड्राइव यानी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको लेके हम उतावले हूँ। अब यहाँ पे है क्या नहीं इसके पास कि ये सेक्सुअली फेथफुल जो है, इसको फेथफुल बन के दिखाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि डिमांड यही है कहीं ना कहीं। तो काइटली जो है, काइटली को डेम जो है, डेम काइटली के ऊपर शक है, यानी अपने वाइफ के ऊपर शक है कि वो उल्टी सीधे कामों में है। अब इस काइटली के पास यानी यहाँ पे जो है रेंट पे एक तरह से रह रहा है कौन? वेलब्रेड, ठीक है। वेलब्रेड मैंने बताया आपको, वेलब्रेड जो है वो काइटले के घर में रह रहा है।
एज एन रेंट पे कर रहा है उसके लिए वो। तो वेलब्रेड के जो दोस्त हैं वो सब आते हैं, तो जो अलग अलग लड़के आते हैं तो उससे काइटले को शक हो रहा है, यानी काइटले को ये शक है कि जो है इनमें से किसी एक लड़के के साथ उसकी वाइफ का चक्कर है। इसीलिए वो क्या है दैट अकॉर्डिंग टू द काइटले द वेलब्रेड हैज़ बीन कीपिंग अ बैड कंपनी। तो वो सिंपल क्या है, काइटले कंप्लेन करता है यहाँ पे आके डाउन राइट को ना हाफ ब्रदर ऑफ वेलब्रेड, तो जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, एक्साइटेड है और इवन बहुत ज़्यादा गुस्से में जो रहता है। तो उसको बोलता है कि काइटले जो है वो काइटले जो है वो डाउन राइट को बोलता है कि जो तुम्हारा भाई वेलब्रेड है जो हमारे यहाँ रह रहा है, उसके साथ अलग अलग उल्टे सीधे लड़के आते हैं और वो लेस्बियस जस्ट में लगा रहता है, यानी शारीरिक एक तरह के अपनी चीज़ों भूख को पूरा करने में, यानी वो बिगड़े हुए लड़के हैं। तो ये सब उससे कंप्लेन कर रहा होता है डाउन राइट को, तो डाउन राइट को पहले ही गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, और ये कंप्लेन और जो है वेलब्रेड के रिगार्डिंग जो कंप्लेन है वो और आ गई। इतने में मैथ्यू और बोबेडिल जो वहाँ आए होते हैं, जिनका इंसल्ट हुआ है, वो घूम रहे थे, वो वेलब्रेड से मिलने आते हैं कि उसका भाई कहाँ है उसे देखें, क्योंकि उससे बदला लेना है उन्हें, उसे सुनाना है। तो इतने में डाउन राइट वहाँ दिख जाता है, डाउन राइट का और गुस्सा जो है वो और भड़क जाता है वो ये देख के कि ये दोनों भी क्या आ रखे और मेरे को किस तरह से ही कह रहे हैं। तो द रिपोर्टेड द बिहेवियर ऑफ मैथ्यू एंड द बॉबेडिल हाईली इरिटेटिंग। इतने मेन टाइम पे कॉब आ जाता है जो पानी देने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पे काइटले को फिर से लगता है कहीं कॉब का भी चक्कर इसकी फैमिली के साथ, सॉरी इसकी वाइफ के साथ जो है वो नहीं चल, मतलब उसकी वाइफ के साथ कहीं कॉब का चक्कर भी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको कहानी में। तो कॉब के ऊपर भी जो है वो काइटले शक कर रहा है। तो यानी काइटले से आप ये याद रखो कि काइटले जो है पूरे इसको शक है अपनी वाइफ़ के ऊपर कि जो डेम काइटले उसके ऊपर कि वो अनफ़ेथफुल है, सेक्सुअली अनफ़ेथफुल है। और जैसे मैंने बताया काइटले की वाइफ़ जो है वो डीन काइटले है, और जो सिस्टर है इसकी यानी ब्रिजेट, यही हमारे पास हीरोइन का काम करेगी, क्योंकि इस कहानी की सेंट्रलिटी पे अगर मूव करते हैं तो एडवर्ड की शादी जो है वो ब्रिजेट से करवानी है। इसीलिए इतनी भाग दौड़ी हो रही है इसमें, स्टार्टिंग से वो उसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, ऐसे। यानी जो एडवर्ड के जो दोस्त हैं, चाहे वो वेलब्रेड हो चाहे वो स्टीफन हो, वो चाहते हैं एडवर्ड की शादी जो है वो ब्रिजेट से हो जाए, और ब्रिजेट कौन है, यानी काइटली की जो सिस्टर है उससे। अब कहानी जो शिफ्ट होती है ब्रेन वॉर्म की तरफ, अब ब्रेन वॉर्म एकदम से दोबारा एंट्री लेता है और फिर से भेस बदल लेता है और एक्स सोल्जर बन के आता है, यानी रिटायर्ड सोल्जर। ही प्लान टू फॉलो दी, उसको एक ओल्ड नोवेल ने काम दिया है कि स्पाई करना है, यानी इसके बेटे के ऊपर एडवर्ड पे नज़र रखनी है। पर इसने खुद अपने आप एक टारगेट सेट किया है कि ये नज़र रखेगा पर बताएगा कुछ भी नहीं नोवेल को, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एग्जैगरेशन ऑफ कैरेक्टर दैट मेक्स द कॉमेडी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। और इतने में क्या होता है, एडवर्ड स्टीफन वो आते हैं, दोनों आ जाते हैं, पर ब्रेन वॉर्म भी होता है, पर ब्रेन वॉर्म को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि ब्रेन वॉर्म जो है एक एक्स सोल्जर, यानी एक सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर जिसके एक पैर जो है वो कट रखा है, चोट लग रखी है, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, उस फॉर्म में आके बैठा होता है। तो जो ब्रेन वॉर्म है वो देखता है स्टीफन को, उसे लगता है कि स्टीफन को उल्लू बनाना आसान है, तो वो स्टीफन को एक स्वॉर्ड बेच देता है। ठीक है, एक तलवार बेच देता है, और तलवार की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल नकली होती है, पर वो उसको बेच देता है। और स्टीफन को जो तलवार पसंद आती है ब्रेन बॉम की, उसे लगता है कि भाई ये सोल्जर है तो मतलब इसके पास ये बहुत अच्छी तलवार होगी, तो इस तरह से। और नोवेल जो है उस समय आता है एंड ही आउट टू बी इंटरवीनिंग द एडवर्ड्स लाइफ एंड कीपिंग द डिस्टेंस। और नोवेल यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड की लाइफ के अंदर ज़्यादा ताका झाकी नहीं करेंगे, बट स्टिल उसने जो है ब्रेन वॉर्म को तो लगा ही रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए। ब्रेन वॉर्म अपीयर होता है, वही एक्स सोल्जर के फॉर्म में ही घूम रहा है, और नोवेल से जो है वो पैसे मांगता है कि कुछ पैसे दो। तो अब यहाँ पे जो नोवेल है, नोवेल नहीं पहचानता कि ये ब्रेन वॉर्म ही है। तो वो पहले तो हंसता है, उसके बाद वो बोलता है कि ये क्या है, क्या कैसे है। पर ब्रेन वॉर्म जो है अपने नाम को बताता है फील्ड स्वॉर्ड, ठीक है। दोबारा से आयरोनिकल, अगेन आयरोनिकल क्या है, एक तरह से कैरेक्टर के नेम को बहुत ही सोच समझ के रख रहे हैं जॉनसन। तो फिट स्वॉर्ड का मतलब क्या है, अभी उसने स्वॉर्ड को फिट ही किया है, बिल्कुल सही सही जगह उसने सरका दी स्वॉर्ड को, यानी बेच दिया। ठीक है, तो अपना नाम बताता है, माय नेम इज़ द फिट स्वॉर्ड। तो ओल्ड नोवेल कहता है नहीं नहीं अभी नहीं है, एक काम करो मेरे सर्वेंट से ले लेना, यानी मेरे सर्वेंट जो है ब्रेन वॉर्म, उससे पैसे ले लेना, जबकि उसे पता नहीं होता वो ब्रेन वॉर्म वहाँ पे खुद ही है। तो ब्रेन वॉर्म का जो कैरेक्टर है वो अपने एक लेवल से ऊपर नीचे उसको किया जा रहा है फॉर द एग्जैगरेशन है, इन ऑर्डर टू मेक द कॉमेडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ से एक्ट नंबर 3 की शुरुआत होती है। सबसे पहले देखो बॉबी डिल,
ठीक है, बॉबडील का सिंपल देखो, एक तो आपको ये ध्यान ही रखना है कि अगर आप भी इस टाइम भी अगर सर्च करते हो द मीनिंग ऑफ द बॉबडील तो आपको आएगा बोस्ट, इसका मतलब जो बहुत अपनी हवाबाजी दिखाते हैं। तो इस मीनिंग का एक बोस्ट से आप बॉबडील याद रखो, ठीक है। तो ट्राइज टू कंप्लेन टू वेलब्रेड, अब बॉबडील जो है वो बार बार आके वो वेलब्रेड को कंप्लेन करता है। वेलब्रेड उसे मिल गया, बोला कि भैया तेरा भाई जो है डाउन राइट वो मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो वेलब्रेड ने बोला ठीक है, मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है, यहाँ तक इनका मामला निपट गया। इसके बाद है एडवर्ड इन्फॉर्म्स वेलब्रेड अबाउट दी नोवेल। अब एडवर्ड आता है और एडवर्ड जो है वेलब्रेड को बताता है कि अबाउट द नोवेल इंटरसेप्शन ऑफ द लेटर, कि किस तरह से उसके पापा ने जो है या उसके फादर ने जो है वो लेटर को पढ़ लिया और इस तरह के लेटर जो है प्लेस ना करे वो, और अगर करे तो उसमें उसके फादर के बारे में ना लिखे। उसके बाद दोनों जो है दे बोथ मॉक ऑन स्टीफन हु इंसिस्ट दैट ऑन द एक्सट्रीम मेलंकली ऑफ हिज कैरेक्टर विदाउट रियलाइजिंग इज द बट ऑफ द जोक। ये हटाओ, आप नॉर्मल हटा सकते हो। इसके बाद क्या है, जो बोबडिल है, बोबडिल वहाँ पे अपनी आप को बोस्ट कर रहा है, यानी दिखा रहा है, हवाबाजी दिखा रहा है कि वो किस तरह से प्रीवियस वॉर का उसको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कितना वो बेहतर जानता है। और वो स्टीफन के हाथ में स्वॉर्ड दिखता है कि लाओ दिखाओ इस तलवार को, मैं देखना चाहूँगा कि सच में ये क्या वो क्वालिटी है कि नहीं है। पर जैसे ही वो देखता है कहता है नहीं, द स्टीफन हैज़ बिन रिप्ड ऑफ, यानी स्टीफन का किसी ने उल्लू बनाया है। बेशक बॉबडील कैसा ही हो, पर उसने यहाँ पे बता दिया कि जो स्टीफन है, स्टीफन को जो स्वॉर्ड दिया है वो किसी ने उल्लू बना दिया। इतने में ब्रेन वॉर्म आता है वहाँ पे, और ब्रेन वॉर्म ने वैसे बेचा था, हुआ है ना, अपना फिट स्वॉर्ड नाम रख लिया था उसके बाद। तो ब्रेन वॉर्म आता है और ब्रेन वॉर्म देखता है कि द वेल ब्रेड एंड द एडवर्ड जो है वो दोनों हंस रहे हैं स्टीफन के ऊपर, क्योंकि स्टीफन का किसी ने बहुत बुरी तरह से रिप्ड ऑफ किया, यानी उसका उल्लू बनाया है। तो ब्रेन वॉर्म रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी एंड द फादर स्पाई, और उसके बाद ब्रेन वॉर्म अपनी अब ट्रू आइडेंटिटी में घूम रहा है और बता रहा था कि एडवर्ड को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे काम दे रखा है तुम पे नज़र रखने के लिए। इतने में अब ये जो पूरा सीन है वो जो काइटले की तरफ शिफ्ट होता है। काइटले इज़ जेलस, काइटले को अंदर से जलन हो रही है और उसको लग रहा है कि नाउ इज़ द फियर ऑफ बीइंग कुकोल्डेड, कि उसकी वाइफ जो है उसे चीट कर रही है। तो उसके बाद वो उसके पास एक खबर आती है, यानी कि जस्टिस, यानी वो सोचता भी है कि कहीं ना कहीं आर गेटिंग वॉर्स की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है, यानी कांट कंसंट्रेट ऑन इस बिजनेस, वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि 24 घंटे नज़र उसकी इस पे है कि उसके घर पे यानी वेलब्रेड ने किसको बुला रखा होगा, उसकी वाइफ का चक्कर किसके साथ चल रहा होगा। इवेंचुअली ही लीव टू कम्प्लीट ट्रांजेक्शन, वो वहाँ से जाता है और कैश को जो है वो छोड़ के जाता है। अब जैसे नाम है कैश, तो कैश का मतलब बैंक कैशियर है, इसलिए नाम को कैश पे रखा गया है। और क्या बोलता है, अगर कोई वेल ब्रेड या वेल ब्रेड की इंटोरिज का सिंपल मतलब होता है वेल ब्रेड के अगर दोस्त यानी फ्रेंड सर्कल का कोई भी आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। द यंग गैलेंट अराइव सून, और द वेल ब्रेड एंड द एडवर्ड प्रेस ब्रेन वॉर्म, और वेल ब्रेड और एडवर्ड जो है वहाँ पे ब्रेन वॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कि उसने बिल्कुल सही काम किया, जो उसे काम दिया था। काम क्या दिया था ब्रेन वॉर्म को? ब्रेन वॉर्म को ये काम दिया था कि तुम जाके जो है काइटली को बोलो कि Velvet asks the cash if the Kitely is inside, and the cash slip that the Kitely has gone to the Justice Clement. यानी सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, तो यानी बिना एक चीज़ सिंपल देखो, आप बिना कंफ्यूज होते हुए यहाँ पे सिंपल सी एक बात समझते हैं कि नॉर्मल सी यहाँ पे ये है कि जो काइटली है, यानी काइटले को ये लग रहा होता है कि जो उसकी वाइफ है वो जो है उसे चीट कर रही है, तो उसका अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो वो यहाँ पे यानी कैशियर यानी कैश को बोल के जाता है बैंक कैशियर को, इसीलिए उसके नाम पे कैश रखा हुआ है कि एक काम करो, अगर वेल ब्रेड या उसकी कोई फ्रेंड सर्कल का कोई भी अगर आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और वो चला जाता है किससे मिलने के लिए? जस्टिस क्लेमेंट से। ठीक है, नाम है जस्टिस, यानी यहाँ पे इंसाफ के लिए, एक आइडिया के लिए मूव कर रहा है वो। और यहाँ पे बॉबडिल जो है वो दिखाया गया दोबारा से सीन में कि बॉबडिल एक टोबैको को यानी तंबाकू फूक रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है, और उसकी क्वालिटी को बहुत ही प्रेजिंग इट्स क्वालिटी रिडिकुलसली, कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कॉब जो है वो ऑफेंड हो जाता है स्मोक से, कि मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो बॉबडिल जो है उसे पीट देता है। ठीक है, दोबारा कैरेक्टर को जो है अपने मेन स्ट्रीम से जो ऊपर नीचे किया गया इन ऑर्डर टू मेक द कॉमेडी। इसने में कैश जो है वो डिस्पैचेस द कॉप टू रिकॉल द काइटली हु इज़ नाउ इन द हाउस ऑफ द जस्टिस क्लेमेंट एंड द लोकल लीगल अथॉरिटी। कैश जो है, अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली श्योर इनफ द यंग गैलेंट अराइव सून एंड द वेल ब्रेड एंड द प्रीसी ब्रेन वॉर्म एब्सोल्यूट, ये अब रहने दो आप। तो यानी कैश जो है कैश बता स्लिप दैट द काइटली हैज़ गोन टू जस्टिस क्लेमेंट, यानी वेलब्रेड जब आता है तो वेलब्रेड आता है, ठीक है, और वो पूछता है कैश से कि काइटले है क्या आज घर पे? तो कैश उसे बताता है कि वो गए हुए हैं किसके पास? जस्टिस क्लेमेंट के पास।
ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, ठीक है? इतना ज़्यादा सिंपल इसमें कुछ भी नहीं है, बॉबीडिल दिखाया गया है वो, और वो तलवार जो बेच दी गई है वो एडवर्ड और जो वहाँ पे वेल-ब्रेड है, वो मज़ाक बनाते हैं स्टीफ़न का कि तेरे को किसी ने उल्लू बना दिया, क्योंकि बॉबीडिल बता देता है तलवार की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा सीन शिफ्ट हुआ काइटली की तरफ, काइटली का अब काम-धंधे पे ध्यान जा नहीं रहा है, उसे लग रहा है कि उसके घर में इस तरह के हालात हो रहे हैं कि उसकी वाइफ़ जो है उसे चीट कर रही है। तो वो अपने कैशियर कैश को जो है वो रख के जाता है कि तुम नज़र रखना, अगर वेलब्रेड है उसकी उसका कोई भी है तो मुझे इन्फॉर्म करना। इतने में वेलब्रेड आ जाता है, वेलब्रेड पूछता है कि काइटली है? तो कैश बोलता है नहीं नहीं, वो तो जस्टिस क्लेमेंट के पास मिलने गए हुए हैं। अब देखो, कैश को इन्फॉर्म करना था कि काइटली को, कैश को इन्फॉर्म करना था कि वेलब्रेड आया हुआ है, पर कॉब जो है वो मैसेज कर रहा है कि वेलब्रेड और उसके जो साथी हैं वो आए हुए हैं। तो कैटली फटाफट भाग के आता है वहाँ से, यानी कहाँ से, जस्टिस क्लेमेंट के वहाँ जा रहा होता है, वहाँ से भाग के आता है। कॉब आस्क्स द जस्टिस क्लेमेंट फॉर एन अरेस्ट वारंट। अब कॉब भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि उसे भी एक अरेस्ट वारंट निकलवाना है बॉबडील के अगेंस्ट। अब बॉबडील के अगेंस्ट क्यों निकलवाना चाहता है वो अरेस्ट वारंट? क्योंकि बॉबडील किनके घर पे रहता है? कॉब के घर पे। तो कॉब को लगता है कि उसकी वाइफ का चक्कर जो है वो बॉबडील के साथ चल रहा है। ठीक है, जो जिसके घर में रह रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, उसकी वाइफ का उसके साथ चल रहा है, ये शक है। और तो पर वहाँ पे जो है जज जज ने इस केस को इस अंदाज में ना देखते हुए ये बोला, कॉब को बोला कि नहीं, कि दैट द जज कम क्लोज टू इम्प्रेसनिंग कॉब। वो उल्टा कॉब को अरेस्ट करने के लिए आ गया और ये बोला कि तूने टोबैको का इंसल्ट क्यों किया? इससे पहले जो स्मोक कर रहा था बॉबडील, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, तूने उसके अगेंस्ट कैसे बोल दिया? ठीक है, यहाँ पे एक तरह से कॉमेडी क्रिएट और एग्जैगरेशन किया गया है कैरेक्टर को अपने उससे वे से बाहर लाने के लिए। एक्ट 4 की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे। डाउनराइट जो है वो डीन काइटली फॉर अलाउइंग द वर्ड, देखो डाउनराइट सिंपल आता है डीन काइटली के पास, यानी काइटली की वाइफ के पास, क्योंकि इन्हीं के घर पे रहता है वेलब्रेड। पूछता है कि तुमने मेरे भाई वगैरह इन सबको इतनी ज़्यादा फ्रीडम क्यों दे रखी है, क्यों उन्हें घर पे अपने इतने ज़्यादा इनवाइट और वगैरह वो कर रहे हो, यानी उनको इतना रोक टोक क्यों नहीं कर रहे हो उन्हें? तो वहाँ पे मिसेस ब्रिजेट बोलती, मिसेस ब्रिजेट जो है बस आपको ये ध्यान रखना है, तो उसका रिप्लाई उस वो बिल्कुल एक तरह से अजीब तरीके से देती कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर मिसेस ब्रिजेट यानी जो काइटली की जो सिस्टर है, मैथिव, बॉबडिल, वेलब्रेड, स्टीफन, एडवर्ड, ब्रेनवॉर्म सब आ जाते हैं। और ये एक्ट नंबर 4 में इतने सारी गैदरिंग हो जाती है। एडवर्ड और जो वेलब्रेड है, यानी एडवर्ड और जो वेलब्रेड है, लव एट द मैथिव, वो मैथिव पे हंस रहे हैं। मैथिव यहाँ पे जो है, एक आपको ध्यान रखना है, मैथिव भी जो है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश कर रहा है, लाइन मार रहा है किसके ऊपर? ब्रिजेट के ऊपर। तो वो प्लेजराइज, इट मीन दैट कॉपीड पोएम की पोइट्री की लाइंस जो है वो उसके ऊपर ट्रिक कर रहा होता है, मार रहा होता है। और वेलब्रेड को लग रहा होता है कहीं ना कहीं जो मैथ्यू का बिहेवियर है वो ट्रिक कर सकती है ब्रिजेट को। ठीक है, ये वेलब्रेड को ऐसा लग रहा है। एंड सम ऑफ द कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर को ये लग रहा है कि सेक्सुअल यूफेमिज्म है, इट मीन अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। डाउनराइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ऐसे हालात में, तो डाउनराइट क्या करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है और वो वेलब्रेड यानी अपने भाई को और उनके सारे दोस्तों को लेके वहाँ से चला जाता है। और the Kitely arrives and prompting the other apart from the downright went the frustration, और डाउनराइट को यहाँ पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि जब वो मैथ्यू को देख लेता है और साथ साथ बॉबीडिल को देख लेता है तो गुस्सा बढ़ जाता है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जैसे ब्रिजेट हो गए, डेम के काइटली हो गए, काइटली वो जो उसको शांत कर रहे होते हैं। एंड द काइटली इज सर्टेन दैट ही हैज़ बीन कुकोल्ड, और काइटली को यही लग रहा होता है कि उसे उसकी जो वाइफ है वो उसे चीट कर रही है, थिंकिंग दैट वेल ब्रेड, जो वेल ब्रेड है और एंड दी अदर इज हाइडिंग इन हिज हाउस, कि वेलब्रेड जो है और उसके जो बंदे जो बाकी जो है वो उसके घर में छिपे हुए हैं, उसका चक्कर चल रहा है। तो यानी यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्ट नंबर 4 में सारे कैरेक्टर आ जाते हैं और किस तरह से एक नई चीज़ यहाँ पता चलती है कॉब और बॉबी डिल को लेके, किस तरह से कॉब को भी शक है कि जो वो भी एक कुकोल्ड यानी उसकी वाइफ जो भी वो है वो भी अनफेथफुल है। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है कॉब की तरफ। तो कॉब के घर पे जो है, कॉब को अपनी वाइफ यानी टिब नाम है कॉब की वाइफ का ध्यान रखना, आप माइनर कैरेक्टर बट स्टिल इज इम्पॉर्टेंट। तो उसमें अपनी वाइफ के ऊपर शक है कि उसका चक्कर जो है बॉबीडिल के साथ चल रहा है। मीनवाइल जो है एडवर्ड और जो वेलब्रेड है, एडवर्ड और वेलब्रेड आ जाते हैं सीन में। ये बार का सीन है थोड़ा, ठीक है? तो वहाँ ब्रेन वॉर्म को बताते हैं कि एक मैसेज लीड करना है, और वेलब्रेड वहाँ अनाउंस करता है कि उसका एक ही टारगेट है कि वो एडवर्ड और ब्रिजेट की शादी करवाना चाहता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं दिस मेक दिस एंटायरिटी ऑफ द प्लॉट।
इस पूरे प्लॉट की सेंट्रलिटी यही फॉर्म कर रही है कि एडवर्ड और ब्रिजेट की शादी करवाना चाह रहा है, और ये टारगेट किसका है? वेलब्रेड का। ब्रेन वॉर्म अभी डिस्गाइज है, यानी अभी उसी रूप में घूम रहा है वो, और वो नोवेल को मिलता है, और वहाँ रॉजर फॉर्मल से भी मिलता है, एक और नया कैरेक्टर है। तो जस्टिस क्लेमेंट का असिस्टेंट जो है वो रॉजर फॉर्मल होता है। वहाँ पे वो नोवेल को बताता है कि किस तरह से एडवर्ड को पता चल गया कि आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हो। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ब्रेन वॉर्म एट स्विट स्वॉर्ड बन के बोला एडवर्ड कैन बी फाउंड, और ब्रेन वॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी अभी ब्रेन वॉर्म बन के नहीं घूम रहा, वो फिट स्वॉर्ड बन के घूम रहा है। तो वो फिट स्वॉर्ड बन के घूम रहा है, और वो बताता है दैट कि एडवर्ड जो है वो किस तरह से अपने ब्रेव सिटीजन्स वाइफ, यानी जो उसके जो दोस्त हैं और उसकी जो वाइफ है उनके साथ जो है वो एंजॉय कर रहा है कुछ ज़्यादा ही। फॉर्मल वांट्स टू हियर अबाउट द फिट्सवर्ड लाइफ। अब फॉर्मल जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है फिट्सवर्ड की लाइफ के बारे में कि क्या है, और दोनों ड्रिंक करने के लिए, वाइन ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है रॉजर फॉर्मल और ब्रेन वॉर्म, ठीक है। ब्रेन वॉर्म ही क्या है? फिट्सवर्ड है, और वो किससे मिला है? रॉजर फॉर्मल, जो कि कौन है? जस्टिस क्लेमेंट का असिस्टेंट। मैथ्यू, एडवर्ड, बॉबडील, स्टीफन, ये सारे आपस में बैठ के डाउन राइट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि डाउन राइट के रिगार्डिंग के डाउन राइट किस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैथ्यू प्रॉमिस करता है एक्साइटेड द फाइटिंग बैक, द बॉबडील ब्रैग्स अबाउट द बैटल, और बॉबडील अपनी वही डिंगे वहाँ पे मार रहा है बहुत लंबी लंबी कि मैं किस तरह से बैटल में था और मेरे साथ क्या क्या हुआ। और इतने में डाउन राइट आ जाता है, लो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ही आ गया। और उसके बाद डाउन राइट चैलेंज करता है, फिर दिख जाते हैं उसे मैथ्यू और बॉबडील, तो फिर तो उन्हें चैलेंज करता है कि आके लड़ो। इतने में मैथ्यू तो डरपोक था, तो मैथ्यू जो है वहाँ से एकदम से सीन से गायब हो जाता है, और बॉबडील भी जो है वो बहाने लगाने लगता है कि नहीं नहीं ये होगा, कल होगा, परसों देखेंगे, इस तरह से। अब सीन जो है वो शिफ्ट होता है काइटले के घर पे दोबारा। वेलब्रेड एक्सप्लेन द डाउन राइट। अब देखो दोबारा से वेलब्रेड आ गया, तो वेलब्रेड है वो एक्सप्लेन कर रहा था कि डाउन राइट क्यों इतना ज़्यादा जो है गुस्से में रहता है, यानी वेलब्रेड अपने भाई के बारे में बता रहा है। अब ब्रेन वॉर्म आ जाता है वहाँ पे रॉजर फॉर्मल बन के। याद देखो देखो ब्रेन वॉर्म अभी रॉजर फॉर्मल के साथ वाइन पीने गया था, वहाँ पे उसने उसके पूरे कैरेक्टर को जो है अपने अंदर डाल लिया, यानी पूरा समझ लिया, और अब वो रॉजर फॉर्मल बन के घूम रहा है, और इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाएगा अब। रॉजर फॉर्मल कौन है? वो असिस्टेंट है किसका? जस्टिस क्लेमेंट का। और यहाँ पे जो है वेलब्रेड, वेलब्रेड जो है वो ब्रेन वॉर्म से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा करो कि ये जो काइटले है ना, काइटले को बोल दो कि जस्टिस क्लेमेंट तुम्हें बुला रहा है। तो यानी वेलब्रेड ने एक तरह से काम दिया है किसको? ब्रेन वॉर्म को, कि तुम जो है काइटली को क्लेमेंट के पास भेज दो। तो वेलब्रेड जो है अभी मिला था रॉजर फॉर्मल से, यानी जो जस्टिस क्लेमेंट का असिस्टेंट है, तो वैसे ही कपड़े पहन के आ गया ये, और आके इसने बोला काइटले को कि जस्टिस क्लेमेंट ने तुम्हें बुलाया है। काइटले जो है अब फटाफट ढूंढ रहा होता है कॉब को। कॉब को क्यों ढूंढता है बार बार ही वो? क्योंकि कॉब को वो लगा के जा सके काम पे, क्योंकि पिछली बार कैश को लगाया था उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो कॉब को लगा के जा रहा है कि नज़र रखना वेलब्रेड या उसका कोई आएगा तो नहीं। और ये बार बारी जब भी वो कहीं जाता था कॉब को ढूंढता था बार बारी, तो उसकी वाइफ को शक होने लग गया। अब किसकी वाइफ को शक होने लग गया? यानी काइटले के वाइफ को। काइटले की वाइफ को, यानी डेम काइटले, उसको शक होने लग गया कि कहीं भी जाता है कॉब को क्यों ढूंढ रहा होता है बार बारी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए, बिल्कुल मास्टरी होल्ड करते हुए, वेलब्रेड ने एक बात बोल दी यहाँ पे। राइटर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ, बेन जॉनसन, जिन्होंने इस तरह के कैरेक्टर को मूव करवाया है। तो वेलब्रेड यहाँ बोल देता है कि जो आपके जो हस्बैंड है यानी काइटली, उनका चक्कर चल रहा है कॉब की वाइफ के साथ, यानी टिब के साथ। तो जब डेम काइटली तो डेम को जब ये पता चलता है तो वो फटाफट वो भी कॉब के घर पे भाग के जाती है। और वेलब्रेड ने जो फिर अब खाली हो जाते हैं, यानी घर में ना काइटली है, मिस्टर काइटले भी नहीं है, ना डेम काइटले, कौन रहेगी अकेली? ब्रिजेट। यही तो प्लान था। अब ब्रिजेट को जाके, वेलब्रेड का टारगेट क्या है कि ब्रिजेट और एडवर्ड की शादी करवानी। वो ब्रिजेट को जाके बोल देता है कि एडवर्ड, यानी एडवर्ड तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो। उस इतने में जो काइटले वापस आता है वो कहता है जस्टिस क्लेमेंट ने तो मुझे बुलाया नहीं। तो जब वो सुनता है कि उसकी वाइफ जो है वो कॉब के घर गई है, तो ये भी फटाफट कॉब के घर की तरफ भाग के जाता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाएगा लंदन की तरफ। अब लंदन की गली में सीन शिफ्ट है। मैथ्यू और बॉबडील, वही दोनों ठाली लोग जो घूम रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, वो ब्रेन वॉर्म को मिलते हैं। और ब्रेन वॉर्म हो दे थिंक दिस रॉजर फॉर्मल, पर ब्रेन वॉर्म अभी रॉजर फॉर्मल बन के घूम रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि एक वारंट निकलवा दो डाउन राइट के खिलाफ, है ना। बात देखो क्या है, कुछ नहीं है कि डाउन राइट ने एक बारी बस इनकी थोड़ी बेइज्जती कर दी और अभी वारंट लेके इनके इसके पीछे लगे हुए हैं, डाउन राइट के पीछे।
तो बात यह है कि किसी भी तरह से रॉजर फॉर्मल को बोला है कि तुम तो असिस्टेंट हो, पर ये ब्रेन वॉर्म ही है, ठीक है, तुम तो असिस्टेंट हो, तुम इसके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकलवा दो, और उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे, ज्वेलरी देंगे और कुछ पैसे देंगे। ब्रेन वॉर्म टेल्स द ऑडियंस ऑफ हिज इंटेंशन टू पॉन दीज आइटम एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ। अब ब्रेन वॉर्म जो है वो सोचता है कि ठीक है भाई, पैसे वैसे तो दे दिए, तो अब ब्रेन वॉर्म अब दोबारा भेस बदलेगा क्योंकि वो डाउन राइट को अरेस्ट करना है। तो डाउन राइट के पास वो एज एन पुलिस मैन यानी सर्जेंट बन के जाता है अरेस्ट करने के लिए। तो ब्रेन वॉर्म ने दोबारा से जो है वो भेस बदल लिया। तो आपको ध्यान रखना है ब्रेन वॉर्म ने किस किस तरह से कौन कौन से जो है भेस बदलना शुरू करा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नॉवल है यानी नॉवल जो है वो कॉप के घर पे जाता है, सारे अब कॉप के घर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो नॉवल जो है वो कॉप के घर जाता है होपिंग टू फाइंड एडवर्ड, के एडवर्ड वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो नॉवेल और एडवर्ड तो आ गए, नॉवेल एडवर्ड को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। टिप डजंट वांट दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, टिप को पता नहीं कॉप किसके बारे में बात कर रहा है, और डेम काइटले पहले ही आ रखी है, उसको ढूंढने के लिए मिस्टर काइटले भी उसके पीछे आ गया। तो और यहाँ पे देखते हैं कि कोऑप किस तरह से जो है वो टिप को पीट रहा होता है कि एडल्ट्री के एक्ट में कि तू बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, और सब वहाँ पे सोचते हैं कि अब जस्टिस क्लेमेंट की तरफ जाएंगे। इतने में ब्रेन वॉर्म जो कि सर फिर है, सच में ब्रेन वॉर्म एज इन सूट करता है कैरेक्टर पे। मैंने बोला था नेमिंग किस तरह से बेन जॉनसन ने कर रखा है। तो ब्रेन वॉर्म एज एन सर्जेंट बन के, एज एन पुलिस मैन बन के, जो उसको रास्ते में मैथ्यू और बॉबडिल मिलते हैं, मैथ्यू बॉबडिल इशारा करते हैं उस तरफ गया है, उधर मिलेगा डाउन राइट। तो वो डाउन राइट के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसको अरेस्ट करना है, उसके नाम के पैसा लिया है उसने। तो अब अरेस्ट करने के लिए वो जाता है, पर स्टीफन को पकड़ लेता है वो। और स्टीफन को क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि स्टीफन ने डाउन राइट की कोट को पहना होता है, तो उसे लगता है ये डाउन राइट है, पर अरेस्ट स्टीफन को कर लेता है। फिर देखते हो ये तो स्टीफन है। फिर इतने में वहाँ डाउन राइट आता है, तो डाउन राइट को अरेस्ट कर लेता है कि स्टीफन को छोड़ो। पर वो बोलता है कि स्टीफन भी चलेगा साथ में, क्योंकि स्टीफन ने कोट चुराया है किसका, डाउन राइट का। तो सारे कैरेक्टर जो है वहाँ पहुँच गए एंड में। अब सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो जस्टिस क्लेमेंट के आगे आ गए हैं। तो ओल्ड नेवल, काइटली, डीन काइटली, कैश, टिप, कॉब सारे इकट्ठे हो गए जस्टिस क्लेमेंट कि भैया वो क्या इंसाफ करने वाले हैं। जस्टिस क्लेमेंट सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सबसे पहले वेल ब्रेड का केस उठाते हैं कि और डीम ओके, वेल ब्रेड ने जो है वो उल्लू बनाया है किसको, काइटली को, डीम काइटली को, यानी उसने उल्लू बना के भेजा है कि जाओ तुम्हें ये बुला रहे हैं वो बुला रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्लान वेल ब्रेड का था। तो ये रिजॉल्व कर दिया। बॉबडिल और मैथ्यू एकदम वहाँ आते हैं, जस्टिस क्लेमेंट को अच्छे से देखते हैं यहाँ पे, और जस्टिस क्लेमेंट यहाँ पे देखते हैं कि डाउन राइट को अरेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे बात रखी जाती है कि डाउन राइट को अरेस्ट का कोई वारंट इशू नहीं किया गया, क्योंकि वारंट देख के अरेस्ट होना चाहिए, और वो खुद ब खुद अपने आप ही अरेस्ट हो गया। तो ये वाला केस भी हो गया सॉल्व, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है कि ब्रेन वॉर्म अब अपने आप को एक्सपोज करता है और क्लियर करता है कि किस तरह से उसने अपने अलग अलग रूप जो हैं वो बदले हैं, जिस पर क्लेमेंट काफ़ी खुश होते हैं। जस्टिस क्लेमेंट को कहते हैं बी ए पार्डन फॉर द विट टू द ऑफेंस, ठीक है, कि इतना अच्छा जो है माफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने विट शो किया है, नॉलेज, और उस नॉलेज का परफेक्शन, वो जो क्वालिटी जो यूज़ दैट इज़ कॉल्ड द विट। तो तुमने विट यूज़ करा तो काफ़ी इंप्रेस होते हैं। और यहाँ पे सब क्लियर करता है, वेलब्रेड क्लियर करता है कि उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ब्रिजेट और एडवर्ड की शादी करवाना चाहते हैं। ये बात जब क्लेमेंट को पता चलती है तो जस्टिस क्लेमेंट खुश होते हैं, और सारे कैरेक्टर को बोलते हैं जो भी है दैट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बिल्कुल सही, जो भी अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जो भी अपने ह्यूमर के फॉर्म में, उन सब चीज़ को अब जो है थोड़ा सा साइड करो और इनको बधाई दो। और यहाँ पे बधाई देते हैं वो नई जोड़ी को, कि यानी ब्रिजेट और एडवर्ड को, और इस तरह से हैप्पी एंडिंग पे पूरी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले कहानी में पोएट्री का बहुत यूज़ हुआ है। देखो पोएट्री जैसे हम देखते हैं कि नॉवल, जैसे ओल्ड नॉवल जो है वो एडवर्ड नॉवल को कह रहा होता है कि पोएट्री इज़ एन आइडल पोएट्री, पोएट्री एक तरह का यूज़लेस चीज़ है, और एक तरह का इमोशन को प्रेजेंट करने का तरीका है, और इससे कुछ नया नहीं होने वाला। मास्टर मैथिव जहाँ पे एक अर्बन फूल जो कि हमें दिखाया गया इसमें कि वो किस तरह से ब्रिजेट को इम्प्रेस करने के लिए पोइट्री का यूज़ कर रहा है, और इज़ एक्चुअली द प्लेजराइजिंग, और वो पोइट्री को प्लेजराइज कर रहा है, मीन दैट कॉपी कर रहा है पोइट्री को। अब कॉपी क्यों कर रहा है पोइट्री को, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉनसन का एक तरीका है दिखाने के लिए कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो एग्जैक्ट उसी फ्रेम में जो है वो एलिजाबेथन पोइट्री को सुनाना चाहते हैं। वो उसको फ्रेम ऑर्डर सबको परफेक्ट रखना चाहते हैं, उसके ग्रामर को, सिंटेक्स को, सब कुछ, इसीलिए वो प्लेजराइज कर रहा था वहाँ पे, कॉपी कर रहा था।
और वहीं पे दैट द आइडेंटिटी ऑथेंटिक एंड द जॉनसन थ्रू द वर्ड्स ऑफ द जस्टिस क्लेमेंट द गुड पोइट इज अ रेयर थिंग इंडीड एंड देयर आर मैनी इमिटेटर लाइक द मैथ्यू। और जस्टिस क्लेमेंट के भी वर्ड है कि जो अच्छे पोइट है वो बहुत कम है, पर इस टाइम पे यानी एलिजाबेथन टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म चल रही थी, बहुत कॉपी हो रही थी पोएम को। तो मैथ्यू जैसे पोइट्री के जो कॉपी कैट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। जस्टिस क्लेमेंट की ये लाइन थी रिगार्डिंग टू द मैथ्यू की पोइट्री के। तो पोइट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यानी देखो स्वॉर्ड का भी एक अल्टीमेट रोल है यहाँ पे, एज एन अगर हम बात करते हैं तो मेस्कुलाइन पावर को ये जो है प्रेजेंट कर रही है, और एलिजाबेथन एज में दिखाया गया कि किस तरह से स्वॉर्ड जो है वो मस्कुलिनिटी को दिखा रही है। तो एलिजाबेथन लंदन में जब हम आते हैं तो दैट कैरी द स्वॉर्ड्स और द डैगर, देयर इज अ क्वाइट फ्यू मेंशन दैट्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जैसे कि मास्टर और मैथ्यू जो है वो कैप्टन बॉबेडिल को बुलाता है और वहाँ पे क्या बोलो, दैट्स ए ब्रैगेट सोल्जर। तो जैसे बताया गया है बॉबीडिल को कि वो ब्रैगेट सोल्जर है, इसका मतलब क्या है कि वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, फॉल्सली ब्रैगिंग दैट एक्सप्लॉइट इन द वॉर। और ऐसे जो है मैथ्यू सम स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक वो सिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज मैकिस्मो और द ब्रेविडो। इस तरह के कंसेप्ट को स्वॉर्ड से कनेक्ट किया गया है। यानी एलिजाबेथन एज में अगर आपको ऐसे मेस्कुलाइन दिखाना है और पोटेंसी दिखानी है और पावर प्रेजेंट करना है, प्रोएस प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे इस स्वॉर्ड का यूज़ होता है। तो ऑन दी हैंड दैट द स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द मेल के एग्रेशन को और स्टेटस को, इन दोनों चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यही बात है कि जब स्टीफन को बेकार जो ब्रेन वॉर्म ने किस तरह का स्वॉर्ड जो है वो नकली क्वालिटी का दे दिया, तो किस तरह से उसकी मैस्कुलिनिटी पे सवाल उठने लग गए। और इवन द डाउन राइट ने चैलेंज करा था बॉबडील को, वो सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये स्वॉर्ड का सिंबल आप ध्यान रखना। द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का अगर बात करते हैं तो देखो बेन जॉनसन का फेमस प्ले ये जो है इज़ एन आयरॉनिकल वर्क। बिल्कुल सही, यहाँ पे आयरॉनिकल यूज़ किया गया लैंग्वेज का, जहाँ जहाँ पे वो आयरॉनिकली प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि डिसओरिएंटेशन द टेनर्स थ्रू द मॉडर्न रीडर। और यहाँ पे आर्टिफिशियल रैपिंग की गई है एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, ताकि एक तरह से कॉमेडी को क्रिएट किया जा सके। और मैंने बोला था इवन दैट कैरेक्टर के नेमिंग में और किस तरह से कैरेक्टर का जो ओरिएंटेशन है उन सब के ऊपर जो है लैंग्वेज का एक अल्टीमेट रोल है। एलिजाबेथन लैंग्वेज को यूज़ किया गया, एलिजाबेथन लंदन जो उस समय पे यूज़ होता है वो, तो इसे कोर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड का एक कोर रिफ्लेक्शन है। और जब हम इसमें आगे मूव करेंगे, जैसे जॉनसन का 16th सेंचुरी ऑफ लंदन को प्रेजेंट किया गया है, और इसमें ही टेल्स द ऑडियंस दैट नो कोरस और द थंडर्स फ्रॉम द टेम्पटर्स। तो कॉरस जैसी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं वैसे कर रखा है, जैसे कि उस समय आपने देखा होगा कॉरस जो कि क्लासिकल फेज में लिखा जाता है वो नहीं है। जॉनसन यूज द प्ले टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द लैंग्वेज को दिखाया गया, डिपिक्ट द टाइम इन द प्लेस, और टाइम प्लेस और थ्री यूनिटी का यूज़ करते थे, दैट इज़ द टाइम प्लेस एंड एक्शन, जो शेक्सपियर यूज़ नहीं करते थे बट स्टिल जॉनसन यूज़ करते थे। और इफ़ द पीपल डोंट टॉक इन द iambic pentameter द goes the logic and then neither should the character in the play, यानी दिस मेक that much of the play sound fresh and unlisted even now if the people don't talk in iambic pentameter। तो अगर देखो जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया हुआ है, उस समय पे जो सिंटेक्स है जो सिमेंटिक है वो सारा एलिजाबेथन कंसेप्ट का ही यूज़ किया हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है। बस इतना ही बहुत है यहाँ पे। बाकी ये सीन्स उठाए हुए हैं, जैसे जॉनसन के स्टाइलिस्टिक चॉइसेस एंड द कैरेक्टर डिफरेंट एटीट्यूड शो के इस द डायनेमिज्म, डायनेमिस्टिक वो दिखा रखा है इवन द लैंग्वेज कैरेक्टर के नेम के प्लेसिंग में। उसके बाद मैनी ऑफ द कैरेक्टर जैसे कि ओल्ड नोवेल इन सन, एडविन नोवेल, द टू फुलिश गर्ल्स, यानी जो भी है द मैथ्यू द कोब, सबको उसी तरह के डायलॉग दिए इन ऑर्डर टू सेट अप द कॉमेडी और टू सेट अप द ह्यूमर। ह्यूमर को सेट करने के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ह्यूमर के किस फॉर्म में किस तरह से उसे एग्जैगरेट करके हम एक लेवल से ऊपर नीचे करके हम एक पर्टिकुलर ह्यूमर को जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये वाला जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ द ह्यूमन फॉली, यानी इंसान जो गलती करता है। अगर हम ये राइटिंग पढ़ते हैं तो प्रोलॉग जो वेरी बिगिनिंग है, दैट इज़ द प्रोलॉग। प्रोलॉग में ही दिखा रखा है कि व्हाट्स द इम्पैक्ट एंड व्हाट्स अबाउट द होमोसेंट्रिक अप्रोच, कि किस तरह से ह्यूमन टू बीइंग अ ह्यूमन, अगर इंसान बनना है तो इंसान तो गलती करेगा, और उसको हमें पूरी तरह से जो है उस पे उसको टच में यानी एक तरह से सीखना है कि इंसान सच में वही होता है जो कि मिस्टेक्स करे। तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं लेना, कंसेप्ट के नहीं मॉरल बेस पे ही चलना इस तरह का। तो यानी एक तरह का जो सेलिब्रेशन ऑफ रेनेसा है, यानी रेनेसा का मतलब क्या होता है, दैट मीन द होमोसेंट्रिक अप्रोच, कि किस तरह से ह्यूमैनिटी और ह्यूमन क्वालिटी को एंजॉय करना है, क्योंकि गलती करोगे तभी सीखोगे। और यही है ह्यूमन की फीलिंग और ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड और बीइंग ह्यूमन।
ठीक है? तो यही कंसेप्ट है जिसको एलिज़ाबेथन सोसाइटी और एलिज़ाबेथन टाइम पे जो है वो दिखाया गया। तो उसी के कंसेप्ट के ऊपर है कि दैट्स द मोड्स ऑफ द मैनरिज़्म, द फूलिशनेस ऑन द सरफेस एंड सेकंड इज़ दैट इम्पोर्टेंट एन अटेम्प्ट टू मियरली डिस्परेज इन सोसाइटी कि किस तरह से दिखाया गया कि जो फुलिशनेस है और मैनर का कंसेप्ट है सरफेस लेवल पे दिखाया गया है और ह्यूमन फॉली को भी दिखाया गया है। इसीलिए प्रोलॉग में भी लिखा हुआ है कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गलती करोगे और स्टिल उसे फील नहीं करना, इट मीन दैट यू आर ह्यूमन। ठीक है? तो ऐसे रेनेसा वाला कंसेप्ट को इसमें दिखाया गया है। और इसके बाद जैसे कि जॉनसन के प्ले जो है दैट वेरिड द मेडिकल आइडिया ऑफ द ह्यूमर, और ह्यूमर का जो मेडिकल कंसेप्ट है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से उसको सेट किया गया है कि हम किस फेज में कौन सा जो है वो पर्टिकुलर जो है उसको उठाएंगे मेडिकल आइडिया ऑफ द ह्यूमर। वो मैंने पीछे वाली स्लाइड में ऑलरेडी कवर करवा दिया आपको। It is fair to say that they practically they're nothing in the everyman museum. Instead, the play revolves more around the character की thinking और उसके बाद desire और उसका एक ultimatum set करना। ऑलरेडी वही सब कुछ आपको इसमें मिक्स करके लिखना है। The next is that authenticity. About the authentic. Authentic means जो information दिया जा रहा है वो किस level तक जो है वो सही है. Some of the character try to occupy the particular roles, arrogantly performing what they think is expected of them. तो जो ऑथेंटिक है बिल्कुल लगता है जो कैरेक्टर जिस तरह से और जो रीडर की जो डिमांड है रिगार्डिंग टू दैट कैरेक्टर वो फुलफिल हो रही है। लाइक वॉज द प्ले राइट एम्प्लॉय द डिस्गाइज डिसेप्शन टू सजेस्ट द आइडेंटिटी, और किस तरह से डिस्गाइज का कंसेप्ट भी चल रहा है। ठीक है? तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से ऐसा रोल प्ले करवाया जा रहा है जो कि उस पर सूट नहीं हो रहा हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय द कैप्टन बॉबडिल दैट ही इज़ द बोस्टफुल ब्रैगरेट सोल्जर, और दिखाया गया एंड में भी किस तरह से वो भाग जाता है जब उसे चैलेंज करता है डाउन राइट। ठीक है? तो डाउन राइट के चैलेंज के कंसेप्ट में भी भाग जाता है। इट मीन जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है उस तरह के ऑथेंटिक जो है उसके अंदर जो ट्रेट है गुण है उसको रखा गया है। और सिमिलर टू बॉबडी लैसी जो है दैट एडवर्ड नोवेल, उसके बाद जो किस तरह से मैथ्यू जो है वो पोइट को जो है वो कॉपी कर रहा है, इमिटेशन दिखाया गया है किस तरह से अलग अलग पोइट के जो है वो फ्रेजेस को उठा के और उसको कॉपी करके उसे प्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल प्लेसमेंट परफेक्ट है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं इनऑथेंटिसिटी पे ये पूरा जो है मूव कर रही है। ब्रेन वॉर्म जैसा कैरेक्टर है, इसके भी एक तरह से कैरेक्टर का जो रोल है उसको पूरा ऑथेंटिक रखा गया है। द कंसेप्ट ऑफ द पेरेंटहुड। अच्छा, पेरेंटहुड का कंसेप्ट भी है स्टार्टिंग में, जैसे वेरी बिगनिंग जब हम इस पूरे इसमें पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा नॉवल कितना ज़्यादा एडवर्ड नॉवल के रिगार्डिंग जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा था, उसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता है, बट स्टिल वो उसे चाहता भी है कि एक तरह से फ्री माइंड छोड़ दे। तो ऐसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव दिखाया गया यहाँ पे पेरेंटहुड का। बेशक राइटिंग इतनी पुरानी है, अराउंड 300-400 ईयर्स एगो, बट स्टिल दैट मेक्स द सेंस। और यही है जो कि जॉनसन को एक बिल्कुल हट के बनाता है एक राइटर। जॉनसन इंट्रोड्यूसेस द कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस ऑफ द पेरेंटिंग एट द प्लेस बिगिनिंग। एक्ट वन ओपन जहाँ ओल्ड नॉवल को दिखाया गया फुली अवेयर अबाउट द ग्रोइंग अप एंड द बिल्डिंग ऑफ इट्स ओन वर्ल्ड, एंड ओल्ड नॉवल इज अ रिच मैन एंड वांट्स टू द बेस्ट फॉर द एडवर्ड। पर वो चाहता है जिस तरह से एडवर्ड जो है पोइट्री वाली लाइन में मूव कर गया, और उसके बाद जिस तरह से उसके पास लेटर्स आ रहे थे और वेलब्रेड ने जो लेटर लिखा था उसको से लग रहा कहीं ना कहीं जो उसका बच्चा है वो कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, बट स्टिल एक इंडिपेंडेंसी फैक्टर जो है उसको मेंटेन किया गया जो कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव के फ्रेम में इस राइटिंग को लेके जाती है। और दिस एक्सप्रेशन एज द काइंड ऑफ द ड्युअलिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट। ओल्ड नॉवल जो है ड्युअलिटी कंसेप्ट पे मूव कर रहा है। एक तरफ वो चाह रहा है कि कुछ एक पूरा एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक डायरेक्ट कंट्रोल रखे, और दूसरी तरफ वो सोच रहा है कि नहीं इनडायरेक्ट वे से जो है वो समझे। पर वो इंडिपेंडेंसी को भी मेंटेन रखना चाहता है ताकि उसके जो पर्सनल लाइफ और जो प्राइवेसी है उसके बीच में वो ना आए। As a part of the relatively forced resolution, the play closing scene, the Edward novel marries the respectable Kitely, यानी ब्रिजेट किटले से शादी भी करवा देता है. The same the element of the security. The old novel states of the mind is further assured by the Justice Clement. बट ओवरऑल देखो बिल्कुल आज का ही ये राइटिंग किस तरह से आज के फ्रेम को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेजेंट कर रही है। एज अ कोर मैं बोलूँ द टोटल आउटराइट रिफ्लेक्शन है इसमें। एट द एंड जो है वो पेरेंट और पेरेंटहुड का कंसेप्ट कोई भी इस तरह बात नहीं रखी गई कि नहीं शादी नहीं होगी, तो उसने देखा इस तरह से जिस तरह से आज समझते हैं पेरेंट्स उस तरह का कंसेप्ट है। एंड में शादी भी करवा दी और मान भी गए जस्टिस क्लेमेंट की बात। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं एक तरह के नॉनसेंस वे में इस राइटिंग को नहीं लिखा गया है। इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेरी वेल बैलेंस्ड पीस ऑफ राइटिंग। द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वियाटिकम। ठीक है? अब ये एक सीन और समझते हैं हम वियाटिकम का मतलब क्या है। देखो सम ऑफ द कैरेक्टर इन द प्ले आर कंसर्न विद द राइट ऑफ द पर्सन टू बी अलाउड द वेटिकम। तो वेटिकम की बात होती है, वही है क्या इसका मतलब। कैथोलिक चर्च में अगर हम बात करते हैं तो होली कम्युनिकेशन पर्सन रिसीव जस्ट बिफोर दे डाई,
यानी मरने से पहले जिस तरह से होली कम्युनियन अ पर्सन रिसीव, किस तरह से उसे देखा जाता है, उसके लिए क्या-क्या किया जाता है मरने से पहले, उसको हम बोलते हैं वैटिकम। द प्रैक्टिस सो इम्पोर्टेंट फॉर द फैमिली ऑफ द डाइंग पर्सन दैट द प्रीस्ट इन सम केसेस दैट द डाइंग पर्सन एक्सपायर्ड बिफोर अ प्रीस्ट कुड अराइव फूड वाज पुट इन द डेड पर्सन माउथ। कि किस तरह से हमारे हिंदुओं में भी इस तरह का चीज़ होता है कि मरने से पहले जो है उनकी इच्छाएँ पूर्ति की जाती है। तो वही इसमें दिखाया गया कि चर्च का जो कंसेप्ट ऑफ द वैटिकन वो उसमें दिखाया गया है कि मरने से पहले जैसे फूड देना होता है वो सब कुछ वो। द रीज़न दैट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मैनी पीपल बिकॉज़ दे लाइक दिस साल्वेशन टू द एक्ट ऑफ रिसीविंग द लास्ट राइट, क्योंकि साल्वेशन मुक्ति के टाइम पे उनको जो-जो आखिरी में जो देना चाहिए वो सब मिलना चाहिए। द स्टेट ऑफ द पर्सन ऑफ द सोल, जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उनको सब कुछ वो चाहिए होता है। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटलिज्म और द कांसेप्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल। तो यानी साल्वेशन आखिरी टाइम पे जब सफ़र करते हैं हम दूसरे एक रास्ते के लिए, यानी एक दूसरी दुनिया के लिए मूव करते हैं, तो जो बेसिक एमिनिटीज़ है उन सबको प्रोवाइड किया जाता है। ये भी दिखाया गया इस राइटिंग में। व्हाट आर द ह्यूमर, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है मैथ, हाउ डू द एडवर्ड एंड द वेलब्रेड परसीव द ब्रेन वर्म इन डिस्गाइज। किस तरह से उन्होंने ब्रेन वर्म को जब वो डिस्गाइज हुआ तो वो बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी समरी में, और कहानी में भी बिल्कुल डिटेल में बताया किस तरह से वो अपने जो है अपने पूरे भेष को जो है बदलता घूम रहा था। और उसके बाद जो है किस तरह से ब्रेन वर्म जो है एडवर्ड के आगे और वेलब्रेड के आगे मूव कर रहा था वो है, तो आप खुद रीड कर सकते हो इसे। जॉनसन के लैम्पून, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लैम्पून का सिंपल मतलब होता है यहाँ पे टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग पब्लिकली इन एन अम्यूजिंग वे, कि किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली और इट लुक लाइक रिडिकुलस, सबके बीच में जो है बेइज्जती करना। तो ये बिल्कुल सही है। जॉनसन के कई सारे कैरेक्टर जो हैं ऐसे ही रखे गए हैं, जैसे कि ब्रैगडोशियो, जेलसी, इरेशनैलिटी, इन सब कंसेप्ट के ऊपर रखा गया। जैसे बॉबडिल एंड द स्टीफन एंड द मैथ्यू आर क्विक टेक टू देयर इज नन एंड द डेरियस इन द फाइटिंग। द बॉबडिल बोस्ट, बॉबडिल दिखाता है पर उसके अंदर कुछ होता नहीं है। मैथ्यू जो है दिखाता है बहुत बड़ा पोएट है, पर वो सारे प्लेजराइज्ड पोएम को जो है वो कॉपीड पोएम को जो है वो दिखाता है। स्टीफन जो कि इमैच्योर है, वोलेटाइल, शोज दैट ऑल डिजर्व टू द नोबल हियर, और वो दिखाता है कि वो सच में सब कुछ जानता है। ऐसे काइटली मिसप्लेस्ड जेलसी, वो उसको लगता है वो वाइफ के ऊपर शक कर रहा है, पर उसके अंदर किस तरह से वो सारे कैरेक्टर जो है बेवकूफ़ दिखाया गया है और एक तरह से पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो उनके अंदर है नहीं पर वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाई इज़ द नोवेल सो कंसर्न फॉर हिज सन। तो रिगार्डिंग टू द नोवेल के कंसर्न एटीट्यूड के ऊपर है अभी ये, कि किस तरह से एज एन पेरेंटहुड का कंसेप्ट जो है वहाँ पे ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखो, नोवेल इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मैनी पेरेंट। मैंने बोला था किस तरह से ये जो राइटिंग है ये मॉडर्निज्म जैसे कंसेप्ट और इवन द 21st सेंचुरी आज की जो राइटिंग है उसके ऊपर भी ये जो बेस है, इवन द ड्रामा। तो इसमें सबसे जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इवेंट्स टू द एडवर्ड टू बी द मॉरल, वो ये चाह रहा था कि एडवर्ड जो है वो मॉरल रहे, एंड ऑल्सो अबाउट द अपस्टैंडिंग यंग मैन, ठीक है। तो ये सारी बातें दैट ही डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूथफुल फन एंड द लेजिटिमेट द बैड बिहेवियर। तो एक तो बिहेवियरिज्म कंसेप्ट, इवन द साइकोलॉजी का वो भी टच कर रहा है इसमें। और इवन किस तरह से मैंने बोला था कि एवरी टाइम की ये जो राइटिंग है, यानी कि एक पर्टिकुलर फेज तक ये राइटिंग को जो रोका गया था, नहीं, आज भी जिस तरह से मॉडर्न सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो राइटिंग बिल्कुल एक अल्टीमेट एग्जाम्पल जो है वो सेटअप करती है यहाँ पे। तो एक चीज़, एक तो ये जो पेरेंटहुड का जो क्वेश्चन करवाया था उसी से ये टच है, और ये नॉवल का जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द पेरेंटहुड, ये आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एवरी मैन इन इज ह्यूमर इज़ अ कॉमेडी ऑफ द ह्यूमर। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमर जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, एंड इवन दैट जिस तरह से एक तरह का बायो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द मेडिकल टर्म ऑफ द ह्यूमर, जो कि 4 ह्यूमर में डिफाइन, दैट इज़ द ब्लड, फेल्गम, येलो बाइल एंड द ब्लैक बाइल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको वो वाली स्लाइड पे मूव करना है और वहाँ पे आप ये चारों डिवीज़न एक तो ये देख लेना, और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने डिफाइन करा था द कैरेक्टर के रिगार्डिंग, वो भी। इवन द प्लॉट जो है वो, और प्लॉट के साथ जो किस तरह से कैरेक्टर को रिगार्डिंग टू डिज़ायर कंसेप्ट के साथ ग्रूव किया गया है, वो इस राइटिंग की एक परफेक्शन है। एंड इवन द रेनेसा को दिखाया गया, इवन कि किस तरह से रेनेसा और होमोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो इस राइटिंग में साफ देखने को मिल रही है। तो रेनेसा, द फीलिंग ऑफ द रेनेसा, इट मीन दैट शिफ्टिंग फ्रॉम द थियोसेंट्रिक जो टच है, इवन द थियोसेंट्रिसिज्म से होमोसेंट्रिसिज्म पे शिफ्ट होना, दिस इज कॉल्ड द रेनेसा। और यही है रिगार्डिंग टू द कॉमेडी ऑफ द मैनर्स, और जिस तरह से हम देखते हैं द कॉमेडी ऑफ द ह्यूमर। तो किस तरह से आगे वाले टाइम पे जो कॉमेडी ऑफ जो मैनर्स है और इवन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, उससे जो 200 साल पहले जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, इसी के टच पे जो है कॉमेडी ऑफ मैनर को भी जो है वो रखा गया था।
द नेक्स्ट इज दैट सिंबल ऑफ द स्वॉर्ड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द सिंबल ऑफ द वेडिंग कि किस तरह यहाँ पे दिखाया गया जनरल सिंबल ऑफ द यूनिटी एंड द हार्मनी। तो वेडिंग का एक कोर डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज रिगार्डिंग टू द यूनिटी एंड द हार्मनी। इसके साथ साथ वेडिंग ऑफ द एडवर्ड एंड द ब्रिजेट, जिसके ऊपर एक तरह का मेन प्लॉट है ये, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी जो है वो मूव कर रही है। और अगर हम बात करते हैं द कोर कंसेप्ट ऑफ द प्लॉट, प्लॉट खुद ही एक रिगार्डिंग कोर कंसेप्ट है एरिस्टोटल के पोएटिक। जब हम देखते हैं तो प्लॉट प्लॉट को क्या कहा जाता है, दैट इट इज़ कंसिडर्ड द सोल ऑफ एन पीस ऑफ राइटिंग। तो वो जो प्लॉट है, इसी प्लॉट पे जो है वो कनेक्टेड है सारी राइटिंग। तो इसी प्लॉट का अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द वेडिंग सीन। और वेडिंग सीन किसका है, एडवर्ड एंड ब्रिजेट। इसके रिगार्डिंग ही बाकी जो कैरेक्टर्स है उनको मूव करवाया गया इस कहानी में। सिम्बल्स एंड द कैरेक्टर, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So this is the Clement Justice Clement Act number 3 and scene number 3, that your son is old enough to govern himself। और ये पॉलिटिकल वर्ड जो उसमें यूज़ किया गया था, और ये जस्टिस क्लेमेंट ने बोला था किसको, यानी ओल्ड नोवेल को, यानी द फादर ऑफ द एडवर्ड, कि ठीक है तुम्हारा जो बच्चा है वो सही है, अपने आप को रूल कर सकता है, यानी अपने आप को गवर्न कर सकता है, इट मीन दैट कंट्रोल कर सकता है। तो एक जो वर्ड का जो है वो पॉलिटिकल फ्रेम में इस वर्ड को यूज़ किया गया है। और साथ ही साथ ये समझना है, जैसे कंसेप्ट ऑफ द पेरेंटहुड, पेरेंटहुड का कंसेप्ट दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्ड के जो फादर है, दैट इज़ द नोवेल। ठीक है, तो नोवेल ने बिल्कुल एक तरह से इंडिपेंडेंसी और रिलायंट कंसेप्ट को मेंटेन रखा अपने सन को लेके। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट और आउटराइट कंट्रोल रखने की कोशिश करी है। तो बिल्कुल 21st सेंचुरी और आज के मॉडर्न सिनेरियो में राइटिंग बिल्कुल परफेक्टली जो है उसे स्लॉट डाउन आप कर सकते हो। और बस ये इसमें इस सारी पूरी स्लाइड में बता रखा है, तो एक बार आप इस स्लाइड को रोक लेना और रीड कर लेना। बाकी मैंने एज एन जो नटशेल में क्या बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वाले में। नाउ दिस लाइन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द प्रोलॉग। अब ये जो लाइन है वो डायरेक्टली प्रोलॉग से आ रही है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें ये जो कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सैलिटी और यूनिवर्सल ट्रुथ का कंसेप्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट लाइन, दैट ही दैट इज सो रिस्पेक्टलेस ऑफ हिज कोर्स एंड द ऑफ द सेल्स हिज रेपुटेशन एट द चीप मार्केट। यानी रिगार्डिंग किसके बोला गया, इज अबाउट द राइटर, द पोएट एंड द प्ले एंड इवन फॉर द पोएट्री। यानी जॉनसन के फेमस प्रोलॉग के उस पे लाइन को डिज़ाइन कर रखा है, दैट ही सेज दैट ही विल नॉट एंटिक्वेटेड द सिली प्लॉट। उसका मानना है कि किस तरह से दैट ही सजेस्ट दैट प्ले राइटर हो चाहे वो पोएट हो, जो अगर अपने वर्क को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो इस तरह से वो क्या होंगे, दैट विल सेल हिमसेल्फ शॉर्ट। वो अपने आप को शॉर्ट में बेचेंगे, यानी जो एक तरह से मनी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ना ही ना फेम। तो देन नो डाउट इन टर्म्स ऑफ द मनी बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ द रेपुटेशन। तो रेपुटेशन के फील्ड में भी ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल वे में शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मनी के उस टर्म में हम बात करें तो भी वहाँ पे वो अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट ही विल नॉट हेल्पिंग द हिमसेल्फ और हिज ऑडियंस एंड हिस्ट्री विल इंक्लाइन हिम टू रिमेंबर हिम। तो इस तरह से वो हिस्ट्री के ट्रेस भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ना एज एन हिस्ट्री में एज अ कोर एसेंस बन पाएंगे। तो इस तरह की जो लाइन है वो है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी का कंसेप्ट है और यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे मैकेनिज्म को दिखाया गया है। और ये जो प्रोलॉग है जो कि होमोसेंट्रिक अप्रोच और रिगार्डिंग टू द मॉरल एटीट्यूड जॉनसन का दिखाती है। This one is the next quotation, that nay, the more than this, the brother, if I should speak, that he would be ready from the heat of the humour and over the flowing of the vapour in him, to blow the ears of his familiar with the false breath of the telling what disgraces, and how the disparagement I had put upon him. The line said by Gandhi Kittley, the Kitely in the act second and the scene number 1। तो यानी सिंपल सी बात है, ये लाइन जो है वो काइटली ने बोली है। अब ये लाइन काइटली ने किसको बोली है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। ये जो लाइन है ये बोली गई है किसको, डाउन राइट को। और डाउन राइट को किसके रिगार्डिंग बोली गई है, डाउन राइट को कि वेल ब्रेड के, कि वेल ब्रेड जो है वो सही नहीं है। और डाउन राइट की ये जिम्मेवारी है कि अपने भाई के बिहेवियर को देखे और उसे समझे, उसे सही रास्ते पे लेके आए। द टर्म ह्यूमर यहाँ पे सिविल टाइम यूज़ हुआ है, ये खासियत है इस लाइन की। The Kitely is talking with the downright the well-bred and suggesting his as an elder brother कि बड़े भाई का क्या फ़र्ज़ है, तुम्हें कैसे उसे सही करना चाहिए। The downright asks that the Kitely that doesn't do it himself। और downright Kitely को कह रहा है आप ही क्यों नहीं कर देते ये, पर नहीं, Kitely बोल रहा है नहीं, तुम बड़े भाई हो तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ है। That he knows that the well-bred will become the angry and prone to spreading lies about him। और उसे डर भी है, अगर वो इस तरह से well-bred के बारे में बोलेगा तो वो पक्का कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा और कुछ झूठ फैला देगा Kitely के बारे में। तो वो इसके रिगार्डिंग ये लाइन है।
तो दैट नो शैल आई बी possessed of all the counsel and by the conduct and the young master। ठीक है, ये लाइन जो है ब्रेन वॉर्म कह रहा है नोवेल को कि बेशक उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है, यानी वो पावर, वो मनी, वो प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्टिल वो ट्रिकस्टर है, वो कंट्रोल कर सकता है, यानी वो एडवर्ड के ऊपर ध्यान भी रख सकता है, इवन वो अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा भी सकता है। इट मीन दैट एट, या अगर हम देखें तो ब्रेन स्टॉर्म जो इसमें है दैट हैज़ द पावर ऑफ ट्रिकिंग समवन और द अदर कैरेक्टर्स। जो अदर कैरेक्टर उसको ट्रिक कर सकता है ब्रेन वॉर्म, एंड दैट इज कॉल्ड, और जैसे हम देख रहे हैं कैरेक्टर का नाम भी है दैट इज द ब्रेन वॉर्म। ठीक है, इट मीन दैट ट्रिकस्टर है वो, और ये इसमें लाइन बताई गई है, तो आप इस लाइन को थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। इवन कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होता हो रिगार्डिंग टू द ब्रेन वॉर्म, तो आप इसको लिख सकते हो दैट नो शैल आई बी possessed of all the counsel but die that conduct it and by the young master। ठीक है, कुछ ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया, दैट्स अ क्लासिकल अगेन इंग्लिश। तो उस फ्रेम में उस राइटिंग को लिखा गया, तो इसीलिए कुछ जैसे कंड्यूट, ठीक है, द काउंसिल, और इस तरह से जो बीच बीच में पॉजेस लग रहे हैं, इस तरह से डायलॉग को फ्रेम किया गया है। तो आप ये ध्यान रखना, आप इस लाइन को लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रेन वॉर्म का एज एन ट्रिकिंग कंसेप्ट है वो दिखाया गया है इसमें। अब ये वाली जो लाइन है ये जस्टिस क्लेमेंट एक्ट नंबर 5, इट मीन द लास्ट सीन ऑफ द ड्रामा, सीन नंबर 1, एक्ट 5 का सीन नंबर 1 है। The oh God, the precious, is this a soldier? That here take my armor off quickly and that will make them soon I fear। यानी क्या यही सोल्जर है? इसको देख के तो लग नहीं रहा सोल्जर है, फटाफट इसे बोलो कि अपने ये हथियार डाले और अपने नई उसमें आए। तो क्लेमेंट की यहाँ पे इंटेलिजेंस की दिखाई गई है, द प्रोफेशनल मैन किस तरह से जस्टिस क्लेमेंट का जो एज एन रोल दिखाया गया, दैट इज़ द परफेक्ट रोल। और यहाँ पे किस तरह से बॉबडिल को उसने बोल दिया, जब बॉबडिल यहाँ पे एक तरह का फेक सोल्जर बन के घूम रहा है, और 2 मिनट में जस्टिस क्लेमेंट ने पहचान लिया और उसे बोला कि किस तरह से हटाओ भाई, इसके असली लुक में लेके आओ, और एकदम से वो जो पहचानने का कंसेप्ट है वो यहाँ पे जस्टिस क्लेमेंट की क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंसी को प्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से ये जस्टिस क्लेमेंट एक्ट 5 सीन नंबर 1, जहाँ पे वो सोल्जर को फेक बता देता है, इवन दैट पोइट को भी फेक बता देता है। पोइट यानी मैथिव है, जो कि प्लेचराइज लाइन को जो है कॉपीड लाइन को प्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ सोल्जर कौन है, ब्रेन वॉर्म है, जो कि यहाँ पे फेक है। और ये वाली जो कोटेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, दिस नाइट वी विल डेडिकेट टू फ्रेंडशिप लव एंड द लाफ्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको कॉमेडी फ्रेम में डाल रही है। क्लेमेंट की लाइन है एक्ट 5 सीन नंबर 1 कि आज जो हम फ्रेंडशिप लव एंड द लाफ्टर के ऊपर ही आएंगे। एट द एंड ऑफ द प्ले द क्लेमेंट रिजॉल्व सारी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को, द ग्रीवेंसेस को, और जो भी कंप्लेन करी गई उन सबको सेट करता है, और उसके बाद बोलता है कि फाइनली हमें एंड करना है फ्रेंडशिप लव एंड द लाफ्टर पे, जिसमें कि वो ब्रिजेट की शादी जो है वो एडवर्ड से करवाता है, और यहाँ पे बिल्कुल ये वर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे द क्लेमेंट एफर्ट्स पीपल रियली ओनली वांट द सेम थिंग, यानी हर किसी को ये चीज़ चाहिए। इट मीन दैट दिस इज़ द यूनिवर्सल कंसेप्ट, इवन द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और सच में दिस इज होमोसेंट्रिक, दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रेनेसा और द रिफॉर्मेशन, or also the Elizabethan theatre, or the Elizabethan literature, and even the Ben Jonson concept of placing the humor। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑडियंस की बात कर लेते हैं, एलिजाबेथन थिएटर और साथ ही साथ जेकोबियन, यानी जेम्स वन और जेकोबियन थिएटर के रिगार्डिंग, क्योंकि पता है बेन जॉनसन का जेकोबियन फेस में बहुत ही अच्छी वैल्यू हो गई थी इनकी राइटिंग की। सच में एक प्रेशियस जो है, इन्होंने एक तरह का ऑनर और एक स्टेटर और स्टेट्यूर मेंटेन किया था। तो सबसे पहले एलिजाबेथन थिएटर की बात करते हैं, तो थिएटर दी ऑडियंस हैज़ नो होमोजेनिटी। तो ऑडियंस में कोई होमोजेनिटी नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर क्लास के जो ऑडियंस आके बैठेंगे, ऐसा नहीं था। कि वो द थिएटर इज़ ओपन नॉट ओनली फॉर द नोबल मैन, जेंटलमैन, द स्टूडेंट, बट ऑल्सो टू द वैग्रेंट एंड द मिस्टरलेस एंड इवन द थीव्स, द सिटी एंड द हॉर्स स्टीलर्स, सबके लिए था वो थिएटर। एन इनऑर्गेनिक ऑडियंस भी थी, ऐसा नहीं पर्टिकुलर। इन द लिंग्विस्टिक एंड द क्लास कंडीशन ऑफ द एलिजाबेथन इंग्लैंड मस्ट बी दैट भक्तिन के वर्ड के अगर हम थ्रू चलते हैं तो हेट्रोग्लॉट, इट मीन सब तरह के जो आ सकते हैं। एक ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर यूनिटरी कंसेप्ट था कि दो तरह के ऑडियंसेस होते थे उस समय, एक तो डाइवर्स ऑडियंस होते थे और दूसरे जो थे वो यूनिटरी ऑडियंस होते थे, यानी जेकोबियन, इवन द एलिजाबेथन थिएटर में। तो एलिजाबेथन थिएटर हो चाहे फिर जेकोबियन थिएटर हो, तो उस समय पे जो अगर जॉनसन के ऑडियंस को अगर आप देखोगे तो वो यूनिटरी कंसेप्ट पे डिज़ाइन नहीं थे, वो डाइवर्स कंसेप्ट पे डिज़ाइन थे, वो हेट्रोग्लॉट थे। द कैजुअल एंड द हेट्रोजीनियस नेचर, इट मीन द मिक्स, हर अलग अलग फेस के जो बंदे हैं वो आके वहाँ बैठ के उस थिएटर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द जेकोबियन पीरियड शिफ्ट हो गया देयर थिएट्रिकल ग्रेविटी फ्रॉम ए लार्ज अनरूफ्ड प्ले हाउस से जो है प्राइवेट हाउसेस तक शिफ्ट हो गए थे हम,
जैकोबियन थिएटर में। यही है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जैकोबियन थिएटर एंड द एलिजाबेथन थिएटर। ये ओपन रूफ था, ये जबकि प्राइवेट हाउसेस में भी चलाए जा रहे थे। जैकोबियन थिएटर में दो तरह के ऑडियंसेस होते थे, एक डाइवर्स और एक यूनिटरी। और बिल्कुल सही, जो जॉनसन के जो ऑडियंस थे वो हेट्रोप्लॉट थे, वो मिक्स थे, और अलग अलग फ्रेम ऑफ सोसाइटी से वो आके थिएटर को एंजॉय कर सकते थे। नाउ द प्रोलॉग टू द एवरीमैन इन हिज ह्यूमर। सबसे पहले प्रोलॉग का जो है क्रिस्पली पॉइंट्स द ऑथर इंटेंट्स टू से। अब ऑथर क्या कहना चाहता है, वो एक तरह से जो हम पहले कहानी में देखते हैं, ड्रामा में देखते हैं, तो हमें पहले पता चल जाता है इस तरह की राइटिंग जो है वो मिलने वाली है। तो रेदर सरप्राइजिंगली प्रोलॉग में पहले सीन को सेट कर दिया जाता है थिएटर के। प्रोलॉग ब्रिंग्स आउट इनएफिशिएंसी ऑफ द मटेरियलिटी ऑफ द स्टेज प्रोडक्शन, जैसे मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, सब कुछ पहले डिज़ाइन। ये ऑडियंस को पता चलने लग जाता है कि अब जो है ड्रामा में इस तरह के जो है वो देखने को मिलेगा। द क्रूड एटमॉस्फेरिक डिवाइसेस, ये बहुत अच्छा डिवाइस माना जाता है, इट्स कोर डिवाइस। जैसे कि हम एक तरह से स्पेस ले लेते हैं किसके, ऑडियंस के दिमाग के अंदर, कि इस तरह का जो है हमारा जो वर्क है, हम इसको स्टेज पे जो है वो दिखाने जा रहे हैं। द कन्वर्स डिमांड ऑफ द जॉनसन टू मेक इज दैट एक्टर ऑडियंस लाइन शुड बी स्टे ऑफ द साइड, नॉट डिफॉर्मिंग। तो देखो, जो डिफॉर्म करने का नहीं है, इट मीन्स एप्टनेस को मेंटेन करने के लिए, ट्रूथ को प्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए प्रोलॉग को सेट किया जाता है। So, in terms of the literary history, Johnson intends to identify himself the neoclassical tendency in the Renaissance poetic. तो neoclassical frame को दिखाया गया था, classical नहीं है, but since it's a precursive of the neoclassical phase, जो आने वाला फेज था नियोक्लासिकल टच, उसका ये प्रिकर्सिव है। क्योंकि नियोक्लासिकल अगर कैनन की बात करते हैं तो उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है, जो कि जॉनसन की पीस ऑफ राइटिंग में है, बट स्टिल शेक्सपियर ने इसे मेंटेन नहीं किया था। एक्सक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेज ऑफ द इम्प्रोबेबल इवेंट्स, इम्प्रोबेबल इवेंट यानी जो एग्जैक्ट नहीं थे उनको एक्सक्लूड किया, उन्हें बाहर कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से इसको जो है ग्रूव्ड किया गया था इस तरह की राइटिंग को, और फ्रेम बहुत अच्छी तरह से जो है उनको आपस में कनेक्ट किया गया था। इसके बाद स्टेबल सेपरेशन ऑफ द जॉनरा, अलग अलग जॉनरा को अलग अलग वे से सेपरेट किया गया, और डेकोरम ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को मेंटेन किया गया, जो कि एलिजाबेथन थिएटर को दिखाती है, इवन द जैकोबियन सन्स को भी। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेजर एंड द मॉरल इंस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है, तो प्लेजर और मॉरल इंस्ट्रक्टिवनेस जैसे कंसेप्ट को भी इसमें मेंटेन कर रखा है। तो यानी फर्स्ट, सेकेंड, 3 एंड 4 एंड 5, अगर इन सबको देखते हैं तो ये हम बोल सकते हैं दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रीकर्सरी फेज ऑफ द नियो क्लासिकल टेंडेंसी ऑफ द रेनेसां। यहाँ पे फेंसिंग है, फेंसिंग में इसकी आउटलुक किस तरह से जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ये सब किए गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि वेयरिंग द स्वॉर्ड्स, कई बार ड्यूल दिखाया गया है, द कोड ऑफ द ऑनर, द किलिंग एफ्रे। ठीक है, इस तरह से ऑन द सेवन कॉजेज एंड द फोर्ट ऑफ द टाइगर, द क्राइज ऑफ द आर। ठीक है, बिल्कुल फेंस किया गया, राइटिंग को बहुत मजबूती से बांधा गया है, और उसको बहुत अच्छी तरह से जो है उसके फ्रेम को भी डिज़ाइन किया गया है। लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है ना, और काफ़ी क्वेश्चंस भी कवर करे हैं पीछे। बाकी आप इस स्लाइड में देख लेना, कुछ अगर लाइन्स आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको नोट कर सकते हो बिल्कुल। और द सीन एक्ट 4 कैन बी लुक्ड अपॉन द डायलेक्टिक एंड सिटी। डायलेक्ट यूज़ किए गए एक पर्टिकुलर एरिया में जो बोला जाता है, इवन द लंदन स्ट्रीट में, वो भी इवन द सोल्जर, बॉर्जुआ, कंट्री मैन, सबके डायलेक्ट्स उसी के हिसाब से जो है उसे रखा गया है। फाइनली ये लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो लगी, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप स्पेशल अगर कुछ भेजना चाहते हो, इवन कुछ अगर सिंपल अगर नोट्स भी चाहिए, तो आप ईमेल आईडी ये आप मेरी नोट कर सकते हो, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन करो, ठीक है। और ये फेसबुक आईडी अगर आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, और इवन इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको चाहिए, तो आपको सिंपल नाम टाइप करना है मेरा, AZITEJ, अजितेज, देन ANAND। आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई क्लास अगर आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट और टेक्स्ट कर सकते हो। और थैंक यू सभी को, और नीचे प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर आप। थैंक यू।